स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। बाजार में आपको एक्शन बिल्कुल ज्यादा नहीं दिखते हुए दिख रहा है। सुबह एक छोटा सा डिप आया था, वहां से हम रिकवर हुए और उस रिकवरी के बाद एक सीमित दायरे में फ्लैट कारोबार आपको होते हुए दिख रहा है। ज्यादा उतार चढ़ाव की गुंजाइश नहीं, पर अच्छी बात है कि पहले डिप पर बाजार ने खरीदारी करी और उसके बाद से बाजार संभले हुए हैं। उसके बीच में आप थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख रहे हैं। आज आईटी का उतना सपोर्ट एक बार फिर से नहीं है, तो इसलिए आप निफ्टी में थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं। चुनिंदा फाइनेंशियल्स भी कमजोर हैं, बट बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। एक बार के लिए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आपको पॉजिटिव दिखे थे। तो क्या करना है आखिरी 1.5 घंटे में, कहां बनेगी आपकी स्ट्रैटेजी और कहां पर रखनी है नजर, बताएंगे आपको। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। उतना इवेंटफुल एक्शन नहीं रहा, जो 15-20 मिनट का एक्शन था बस वही है। उसके बाद तो एक ही रेंज में ही बाजार अटका हुआ है। आफ्टरनून के आगे गुड़ तो लगा ही सकते हैं। हाँ, गुड़ तो लगा सकते हैं। इतना गुड़ जितना तो है, रिकवरी तो आ गई। हाँ, निफ्टी में हम नीचे से 100 पॉइंट ऊपर है, करीबन 150 पौने 200 पॉइंट रिकवर हुए, जो कोई सोच नहीं सकता था उतनी रिकवरी मिल गई। बैंक निफ्टी फर्स्ट क्लास 50 पॉइंट ऊपर है, 47,775 के आसपास तक पहुंचा है। अभी इससे और क्या, बिल्कुल अग्रीड सर, बच्चे की जान लोगे टाइप से सर। इतना चल रहा है वही ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर में इसका करते हैं पूरा विश्लेषण। तब तक एक बार बता दें अब तक की बाजार की बड़ी बातें। सीमित दायरे में 30 अंक नीचे निफ्टी है, 50 अंक ऊपर बैंक निफ्टी है, और सेंसेक्स आपका करीबन 150 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा। ये है अभी तक का छोटा मोटा रुझान। अब आइए इंडेक्स, ये आईटी है ना, रुला रहा है फिर से। इन्हीं से दबाव है, 1% नीचे है। डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर है, 82 रुपये 50 पैसे अब कीमत है इस वक्त। डाउ फ्यूचर्स कुछ करने के मूड में है नहीं, पूरी तरह से छुट्टी के मूड में, 40-50 पॉइंट नीचे है। यूरोप के बाजारों में 0.5% के आसपास की कमजोरी है, और सुबह आपने एशिया तो देखा ही था, हांगकांग वगैरह खराब ही है। बिल्कुल। तो मतलब ग्लोबल संकेत थोड़े ढीले ढाले हैं, बहुत अच्छे है नहीं। 14 तारीख को फेड की बैठक है, 15 तारीख को ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक है, तो सभी मीटिंग खेल रहे हैं। आई थिंक 10। अच्छा, मीटिंग से याद आया जी, मुंबई में भी एक मीटिंग। मुंबई में कौन सी? हाँ, G20। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक डायरेक्ट किया गया। प्रॉब्लम आने वाली है। बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जिससे आज ही आने वाली है। वो तो कह रहा हूं। कौन सा दिन है जिस दिन हमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम? बॉम्बे में ट्रैफिक की प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा फायदा है जी, जो लोग रियलाइज नहीं करते, जिसका बहुत सारे लोग उठाते नहीं फायदा, तो वो रियलाइज नहीं करते। जो उठाते उन्हें बहुत बड़ा फायदा। कभी भी आप जानबूझ के भी लेट पहुंचे तो आप ट्रैफिक को दोष दे सकते हैं। बिल्कुल रेडी एक्सक्यूज है। हाँ, हमेशा, और कोई उस पर डिस्प्यूट भी नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट। ये बड़ा देखो, हर चीज में पॉजिटिविटी है, ट्रैफिक में भी पॉजिटिविटी है, आप में ढूंढना आना चाहिए बस। चलिए, तो हाँ, बट बाजार में कुछ तो पॉजिटिविटी आपको दिख रही है। ठीक है, मतलब आप बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार नहीं है, बहुत गिरने को तैयार नहीं। सुबह हम बात वही कर रहे थे, 18,350, 18,425 आपके लिए खरीदारी की जगह है, वहां पे लीजिए। जब गर्म हुआ तब ये भी बोला था कि ज्यादा कूदो मत कुर्सी पे, 500-525 पे दे देना। आज 521 का हाई है। बैंक निफ्टी सुबह ही कहा है 43,300, 43,375 पे मुंह मत देखना मेरा, जब आए चुपचाप कितना भी डर लगे ले लेना। बिल्कुल ठीक है। 650 का टारगेट था, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, 750 पहुंच गया, तो कोई बात नहीं, बढ़ने में बढ़ा है तो कोई दिक्कत है। आपके तो सारे टारगेट आ गए, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सही लेवल पे एंट्री करके लेते रहने का है, सही लेवल पे एग्जिट करके वापस खड़े हो जाने का। तो लेन देन करते रहें, जो आपको ट्रेड तरीका समझ में आए। और इसीलिए सुबह में कह रहा था ऑप्शन बेचना मत, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। इंट्राडे में आपका 400 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी दे चुका है जी, और करीबन आपके लिए निफ्टी में पौने 200 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है। तो इसलिए अब थोड़ा सा बचे हुए समय में फिर वही फॉर्मूला है, 350, 425, 400, 415 इस रेंज में आएगा तो लेना है, 500, 550 की रेंज में देना है। बैंक निफ्टी 43,375, 43,500 में लेना है। अब थोड़ी सी रेंज ऊपर कर दी, 300, 375 से 375, 500 कर दी, 500 पे भी ले लेंगे, और ऊपर में 775, 850 पे थैंक यू करना है। गॉट इट सर। चलिए, रेंज आपके सामने, स्ट्रैटेजी और डेटा क्या कह रहे हैं थोड़ी देर में अनिल जी आपको बताएंगे। एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, ट्रेडिंग आइडियाज भी आपको मिलने वाले हैं। आइए उससे पहले खबरें, ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। कुशल अरमान हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स क्या है बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज हमारे नवंबर महीने के सीपीआई आंकड़े और साथ ही अक्टूबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आपके सामने रखा जाएगा। साथ ही कामा होल्डिंग्स यहां पर बायबैक को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी और आरएसडब्ल्यूएम की राइट्स इश्यू पर
राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। इनफैक्ट कल के दिन में पेटीएम सबसे बड़ा फोकस में रहेगा, यहाँ पर शेयर बायबैक को लेकर विचार किया जाएगा। तो फाइनल डिटेल्स क्या निकल कर आती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही जनबर्ग फार्मा, इसका बायबैक शुरू होने वाला है और ये 13 दिसंबर से लेकर 16 जून 2023 तक बायबैक रहेगा। 720 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक निकालेंगे। डीएफएम फूड्स, इसकी डीलिस्टिंग ऑफर भी खुलती हुई नजर आएगी। साथ ही आईपीओ के लिहाज से लैंडमार्क कार्स, जिसके मैनेजमेंट से आज हमने बात की, इसका आईपीओ भी खुलने वाला है। तो इस पर डिटेल विश्लेषण कल अनिल सर आपके सामने रखेंगे। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से नवंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा यूएस का और बैंक ऑफ इंग्लैंड की एफपीसी मिनट्स ऑफ द मीटिंग ये भी जारी होती हुई दिखेगी यूके के लिहाज से। 14 दिसंबर बुधवार नवंबर महीने का डब्ल्यूपीआई आंकड़ा और साथ ही एसबीआई की बोर्ड मीटिंग होने वाली है पूंजी जुटाने पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। तो ये देखना होगा कि यहाँ से कितना अमाउंट ये रेज करते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है इनफैक्ट पूंजी जुटाने पर, और साथ ही पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस में एक कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पर बेचने पर फैसला लिया जाएगा। एफएल इंडिया, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है शेयर इशू करने पर, इनफैक्ट शेयर इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर। कामत होटल्स भी फोकस में रहेगा, यहाँ पर भी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। सुला वाइनयार्ड्स, इसका आईपीओ बंद होता हुआ नजर आएगा और कॉस्मो फर्स्ट, इसके बायबैक की रिकॉर्ड डेट भी 14 तारीख है। यूएस की फेड पॉलिसी पर तो सबकी नजर बनी हुई रहेगी। साथ ही अक्टूबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जापान और यूरोप का आते हुए दिखेंगे और यूके का नवंबर महीने का जो महंगाई का आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा। ओके, डेटा तो सर बहुत सारा आने वाला है। हमारा इन्फ्लेशन का डेटा भी आज शाम को आएगा, उस पर भी हमारी नजर है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी लेकर आए हैं? जी, सबसे पहले सुविन फार्मा, जहाँ जो कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी, जहाँ पे सुविन फार्मा के लिए एक बड़ी खबर आती हुई देखिए कि जो उनके प्रमोटर्स हैं वो अपने हिस्सा बेचने की योजना कर रहे हैं। उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे प्रमोटर की जो मौजूदा होल्डिंग है वो लगभग 60% की है और 6000 से 7000 करोड़ की जो है वो डील होने की उम्मीद है। M&M, जहाँ पर इनके उत्पादन का डेटा आता हुआ दिखा है, अगर आप देखेंगे नवंबर महीने में जो 36,080 से बढ़कर अगर आप देखेंगे वाई आधार पर लगभग 61,000 के आसपास, 61,140 के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। नजारा टेक, डेल्टा कॉप और मोबाइल, इन कंपनियों पर ध्यान रखना होगा क्योंकि गेमिंग कंपनियों पर बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। वित्त मंत्रालय की अगर आप बात करें तो उन्होंने गेमिंग कंपनियों ने उन्होंने कहा है कि लगभग 23,000 करोड़ का जो है जीएसटी टैक्स की चोरी की, और ये जो समय है अप्रैल 2019 से में नवंबर 2022 की, इस दौरान जो है इतनी चोरी कही है, सब वित्त मंत्रालय ने कहा है। ओएनजीसी, पीटीआई के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि ड्रिलिंग पर कंपनी लगभग 2150 करोड़ का जो है वो निवेश करने वाली है और ये आंध्र प्रदेश के लगभग 53 ऐसे हैं जो एक्सप्लोरेटरी वेल्स हैं जहां पर ये ड्रिलिंग करी जाएगी। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो इनका क्यूआईपी जारी करने की जो मंजूरी मिली थी उसके लिए भाव जो है वो 1026 का जो भाव है वो तय किया गया और क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 1022.7 मतलब 23 के आसपास जो है वो फ्लोर प्राइस रखा गया था और अभी जो भाव है वो 1026 का रखा गया है। इंटेलेक्ट डिजाइन की अगर आप बात करें तो इन्होंने इंश्योरेंस टैक्स सूट के लिए जो है करार किया है और ये इंश्योर एमओ के साथ जो है इन्होंने करार का ऐलान किया है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें अगर आप देखेंगे IRFC लगभग 12 लाख शेयर्स, PNB लगभग 16 लाख और गेल भी लगभग 17 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो कई बड़े सौदे होते दिख रहे हैं, कई सारे स्टॉक्स पर खबर है, हमारी एक्सक्लूसिव भी है आपके सामने और भी एक्शन आपको बाजार में दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बढ़िया हैं और हमारे सेवरे मेहमान भी तैयार है। बिल्कुल, मेहमान तैयार है और बिगुल के साथ ही करते हैं स्वागत किरण का कमाल। पहला बिगुल। किरण जी फरमाए सर। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। दीप वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी बहुत ही शानदार प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, टारगेट्स भी बड़े हैं। मैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं। आज के लिए नहीं होगा, ये अगले 5 से 8 दिनों के लिए ये ट्रेड रहेगा। बाय करना है BPCL जो कि अभी 346.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में, यहीं पर बाय करना है। 341 का स्टॉप लॉस रहेगा, 360 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे अनिल जी, बड़े टारगेट्स है। ऑप्शन के जरिए अगर ट्रेड लेते हैं तो 345 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 8 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यही लेना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपए नीचे 6 रुपए 50 पैसे के आसपास। और टारगेट्स के लिए 15 के पहले टारगेट्स रहेंगे जहां पे हम रिव्यू लेंगे। काफी बड़ा चार्ट प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। 340 350 के कॉल ऑप्शंस में भी अच्छी खासी बिल्डअप देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है कि ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस स्टॉक पे काफी स्ट्रांग है। ओके, आइए BPCL के बाद वक्त है वागले साहब के लिए बिगुल का वागले का वंडर। बताएं वागले साहब।
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, एचडीएफसी बैंक में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, 1650 के ऊपर ही अभी अभी निकला है। हमने हमारे क्लाइंट्स को यही भाव पे अभी अभी दिया है और मुझे लगता है ये स्टॉक 1710 1720 1 से 2 दिनों में जाना चाहिए। आज का अगर आपको टारगेट चाहिए तो 1680 1680 1685 का होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 1637 के नीचे होना चाहिए। 14-15 रुपए की रिस्क होगी। 40 से 50 रुपए का कम से कम रिवॉर्ड मुझे 1 से 2 दिनों में दिखता है। ओके, तो एचडीएफसी बैंक लगातार खरीदारी के लिए सुर्खियों में आता हुआ। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, सेल साइड का स्टॉक रडार पे आया है। फ्यूचर्स के अंदर अभी भाव चल रहे हैं 2038 2040। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल, ASTRAL। एस्ट्रल के अंदर सेलिंग प्रेशर है। एस्ट्रल में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। कल भी ऊपरी लेवल में इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और आज ये फॉलो मूव कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे CMB में बिकवाली करें। एस्ट्रल के अंदर मेरे को लग रहा है कि ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 2060 के आसपास का है। तो जब तक अभी ऊपर में 2060 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नीचे में एस्ट्रल में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 2010 का पहला टारगेट बनेगा। 2010 का लेवल टूटने के बाद 1990 रुपए तक के लेवल एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें 2060 के स्टॉप लॉस से 2010 और 1990, ये दो लेवल 2-3 दिनों के अंदर एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एस्ट्रल लिमिटेड पर बिकवाली करने की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। शॉर्ट कॉल पे दमादम सुमित जी एकदम सोमवार से सोमवार तक फॉर्म में है, फुल फॉर्म में। ओके, हाँ, आमतौर पर सुमित जी का कभी भी कोई ऐसा झगड़ा वगड़ा हुआ होता है तो शॉर्ट कॉल ज्यादा ज्यादातर ऐसा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। अनिल जी, हाँ बताइए। नहीं अनिल जी, देखिए कुछ स्टॉक्स में अच्छी सेलिंग लग रही थी, इसके लिए वो लास्ट वीक से सेलिंग पे आ चुके थे। अच्छा, बिना झगड़े के इतना शॉर्ट कॉल? झगड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? हे भगवान, डिलिस्ट ही करवा देंगे ऐसा लगता है फिर तो। ये सुमित जी का पराक्रम है। आइए बढ़ते आगे और इससे पहले हमारे और एक्सपर्ट से बात करें जल्दी से एक बार स्वाति खंडेलवाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ है इस वक्त एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। आइए चलते हैं स्वाति के पास, जानते हैं क्या है खबर। स्वाति बताइए, क्या है बड़ी खबर आपको? बिल्कुल, M&A स्पेस आई थिंक यही एक चीज़ है जो बज़ कर रही है और कुछ जो डील्स बहुत समय से जिन पे बातचीत हो रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ कंक्लूड होते हुए नजर आ रही है। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो सीमेंट स्पेस में जो हमने ज़बरदस्त कंसोलिडेशन देखा उसी को आगे बढ़ाते हुए डालमिया सीमेंट JP ग्रुप के सभी एसेट्स एक्चुअली अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आ जाएगी, हो सकता है आज या कल में ही अनाउंसमेंट आ जाए, बट इन दोनों कंपनीज के सारे सीमेंट एसेट्स डालमिया ग्रुप खरीदने जा रही है 5500 करोड़ की वैल्यूएशन पे। 10.5 मिलियन टन्स का जो पूरा इनके एसेट्स है ये इनको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डील, बहुत समय से जिस पर बातचीत और कोशिश हो रही थी वो यहाँ पूरी होते हुए नजर आ रही है। ये डालमिया सीमेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 36 मिलियन टन्स की कैपेसिटी करेंटली है, जिसको वो बढ़ा के ऑर्गेनिकली 48 मिलियन टन्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर कर रहे थे। और अब अगर ये 10 मिलियन टन और इसमें जुड़ जाता है तो आप देखिए एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाएगी इन द सीमेंट स्पेस। इनफैक्ट आई थिंक स्ट्रेट अवे इनको 3rd लार्जेस्ट कंपनी बना देगी सीमेंट की, जो जायंट्स हैं अभी कंट्री में। तो डालमिया सीमेंट का सीमेंट स्पेस पर जबरदस्त फोकस है और आप समझ सकते हैं कि इन्होंने 2 बड़े प्लेयर्स को यहाँ पिक किया है। और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि कई नाम आ रहे थे बट मैं ये कंफर्म्ड सोर्सेज से बता सकती हूँ कि डालमिया ही इसको बैक करने जा रही है और इसकी कोई अनाउंसमेंट आप आज या कल तक देख सकते हैं। तो आज आप कहें कि आज डालमिया सीमेंट की ऑलरेडी बोर्ड बैठक है जी, और इस बोर्ड बैठक में एजेंडा भी ये है जी, और ये नोटिस बताया नहीं है उन्होंने बट हमें पता चला एक्सचेंजेस में नोटिस आ चुका है वो ट्रेडिंग विंडो बंद करने का। जी बिल्कुल, तो उससे आइडिया लग रहा है कि 48 घंटे सेंसिटिव है। 10 से 12 उन्होंने किया है और आज बोर्ड बैठक। अच्छा, ओके। और जिनका अधिग्रहण होने वाला है JP एसोसिएट और JP पावर की सीमेंट कंपनियों जी, सीमेंट एंड ग्राइंडिंग, इनकी जो पूरे एसेट्स का जी वो ऑलरेडी 10% ऊपर है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या वैल्यूएशंस पर हो रहा है? और इंटरेस्टिंग है। सो जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं 10.5 मिलियन टन्स की जो वैल्यूएशन का अगर देखें तो 6000 करोड़ रुपए में उनको मिल रही है, विच इज अ डिसेंट नंबर, मतलब बढ़िया प्राइस पे उनको ये एसेट्स मिल रही हैं इसमें। क्योंकि इतने समय से जब जानते हैं ये दोनों कंपनीज को बेचना ही है, बैंक्स भी इसको कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक अच्छी डील डालमिया सीमेंट के लिए यहाँ आती है। मेट्रिक टन यानी कि दीप करीबन 700
हाँ। करोड़ का आप एक मेट्रिक टन के हिसाब से वैल्यूएशन, तो यानी कि 7,000 करोड़ की एसेट्स, 7-7,500 करोड़ की एसेट्स है डिस्काउंट में जो 5,500 करोड़ में डालमिया को मिल रही है, और इनको लेने के बाद डालमिया थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। जाहिर सी बात है कि जेपी एसोसिएट और जेपी पावर में जो सीमेंट एसेट्स हैं उनमें से इनको कुछ पैसे तो उनको तो जाएंगे ही, ठीक है, भले लोन रिपेमेंट में, कर्ज चुकाने में जाए, लेकिन पैसे मिलेंगे। और डालमिया के लिए ये फायदे की बात है कि वो तीसरी बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाएगी। ये इंटरेस्टिंग है। डालमिया सीमेंट स्टॉक मजबूत भी है, 1.5% ऊपर है आज के सेशन में। एक बार जरा कुणाल जी चार्ट्स देखें, राय दें अपनी। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है अनिल जी, मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल से स्टॉक में देखने को मिलेंगे। लगभग तमाम सीमेंट स्टॉक्स में हमने एक पैटर्न बनते हुए देखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में सबसे पहले इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसके बाद श्री सीमेंट में, और अब डालमिया भारत में बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है इन तमाम चार्ट्स पर आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर भी जिनके पास पोजीशन है, बने रहने की राय है। मुझे लगता है कि इनमें और अपसाइड डालमिया भारत में देखने को मिलेगी। के तो डालमिया भारत में यहां से भी और अपसाइड बनने की संभावना है। चार्ट पर है मजबूत। लेकिन एक बार जरा बंसल जी भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी बताएं। अनिल जी, मैं टिप्पणी अनिल जी ये है, मेरा वर्ड ऑफ कॉशन अनिल जी, मेरा गणित ये कहता है कि देखिए जेपी की तो मार्केट कैप 2800 करोड़ की चल रही है, कंपनी को अनिल जी कुछ नहीं मिलेगा डील के बाद भी, पैसा सारा बैंकों को जाएगा। तो इस चक्कर में अनिल जी फंसे ना, सस्ते स्टॉक में लोग न्यूज आती है तो फंसता है। एक बार चैनल चेक कीजिए अनिल जी, अपनी रिसर्च को भी बोलिए, जेपी के वाइस प्रेसिडेंट वगैरह को लाए ना कि पैसा कितना पैसा उनको जाएगा, कितना पैसा बैंकों को जाएगा। मेरा गणित ये कहता है कि सारा पैसा बैंक ले जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा अनिल जी हाथ में। तो जो रिटेल निवेशक है वो शेयर खरीदने की भागदौड़ में ना लगे अनिल जी। हाँ, ये बात तो सही है। उनको तो वो तो हम भी यही बात करें कि पैसा के पैसा सारा का सारा डेट रिपेमेंट में ही जाएगा। लेकिन हाँ, डालमिया सीमेंट के लिए अच्छी चीज है कि उनके लिए ये एक बढ़िया डील हो पाएगी, क्योंकि उनके लिए अच्छी एसेट्स उन्हें रेडीमेड मिल रही है। लेट्स सी, आज इंतजार रहेगा। आज ये अगर डील होती है, आज बोर्ड बैठक है, तो उसके बाद कल देखेंगे किस तरह के अपग्रेड्स इस स्टॉक को लेकर एफआईएस की तरफ से आते हैं। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है अब आपके लिए इंडेक्स पर कुछ बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेने का। हमारे साथ आशु सर है। सर बताएं, आपकी तरफ से कोई फ्रेश स्प्रेड्स? अनिल जी देखिए, प्रीमियम्स ना बहुत कम हो गए हैं। जो स्प्रेड है ना, अब वो लुक्रेटिव नहीं रहा, और अनिल जी ये रिस्क लेने वाली बात हो गई है। इन कंटिन्यूएशन विद द सेम व्यू जो आपने सुबह बोला था, और मैं पिछले 15 दिन पहले भी बोल रहा था कि अनिल जी इस इतनी लो विक्स पे, दिस इज ऑलमोस्ट ए डिकेड लो विक्स, इस पे अनिल जी ऑप्शन बेचने का ना कोई लॉजिक बनता नहीं। ये तो अनिल जी मतलब वो आपको एक अनिल जी, जैसे मेरे पास अगर एक्स अमाउंट है और मुझे आदत पड़ी है कि इतना वाई अमाउंट जो है प्रीमियम हम सेल करते हैं और हर महीने या हर हफ्ते घर लेके जाते हैं। अब उस वाई अमाउंट को अर्न करने के लिए अनिल जी या तो मुझे वो जो मुझे क्वांटिटी बढ़ानी पड़ रही है विच इज एक्स मार्जिन से पॉसिबल नहीं है, या मुझे क्लोजर टू दी जो स्ट्राइक प्राइस है क्लोजर टू लाना पड़ रहा है जो करंट निफ्टी या बैंक निफ्टी चल रहा है। तो अनिल जी ये साइन तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अभी चल रहा है, इसमें अभी भी मतलब रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि थीटा डीके इतना स्ट्रांग है, बट अनिल जी कब तक रहेगा नहीं पता। तो आई थिंक वी आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, इट कुड बी ए मैटर ऑफ शायद नेक्स्ट 15 दिन। तो अनिल जी अभी 15 दिन के लिए ना निफ्टी में कोई स्प्रेड मैं देख रहा हूं किस तरह से नहीं बन पा रहा। हाँ यस, बैंक निफ्टी में है, बट अनिल जी ओवरऑल जो मुझे साइंस आ रहे हैं ना, जो मैंने पिछले हफ्ते भी बोला कि इट स्टार्टेड विद ऑटोज, देन इट स्टार्टेड वो आईटी में चला गया। अब आईटी ने एक कंपनी के अनिल जी एचसीएल ने बोला, सब के सब धड़ाम से नीचे आ गए। तो अनिल जी दैट शोज द इनहेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन या इनहेरेंट प्रॉफिट बुकिंग। वो एक के बोलने से अनिल जी पूरा सेक्टर नीचे नहीं आ जाता। इट कुड बी कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है, सबके मॉडल्स भी डिफरेंट हैं। बट अनिल जी कहीं ना वो जो पिछले हफ्ते से बात चल रही है कि अब मतलब टाइम ऐसा है कि अनिल जी जो इस रन के अंदर जो पिछले एक दो महीने का रन आया है, जो प्रॉफिट आया अनिल जी बिल्कुल प्रॉफिट करके संभाल के रखना चाहिए, मौका मिलेगा, चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे कुछ हो। हैविंग सेड दैट अनिल जी, जैसे मैंने हमारे जो स्प्रेड्स हैं, मेरे पास कोई नया वो नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूं यूपीएल है अनिल जी 770 में अच्छा लगता था, 80 में, 790 में, 805 पे भी। अब वो स्प्रेड बना हुआ था अनिल जी 805 वाला वापस 770 है। तो अगर ऊपर में भी अच्छा लगता है तो अनिल जी करेक्शन कैसे आती है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे आती है? हालांकि अच्छे भाव पे आ गया वापस ही। तो अनिल जी मैं फिर रिइटरेट कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग पूछते रहते हैं इसका क्या करना है। तो जो भी स्प्रेड्स बने थे अनिल जी, यूपीएल, अंबुजा, कॉनकॉर, डीएलएफ,
यही थे शायद, अदानी, यानी जी इनमें बने रहना है और मौका देख के निकलना है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है किसी में भी लॉस नहीं है, यानी जी सब प्रॉफिट में है। हाँ, प्रॉफिट ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगर एक अपमूव आएगा तो उसमें वापस आ जाएगा। बट अनिल जी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अनिल जी जैसे मैं एक और थीम बताता हूँ कि कोई भी यूफोरिया थीम बन जाता है, एक डिफेंस का थीम है अनिल जी। अब डिफेंस में भी अनिल जी मुझे ना ऐसे स्टॉक्स नहीं मिल रहे, मैं ढूंढ रहा हूं कि डिफेंस में कौन कौन से स्टॉक हैं जो घट सकते हैं। एक बेल नजर आता है या कुछ भी है, कोई भी थीम अनिल जी जो बहुत बड़ा बनने की कोशिश होती है ना, जैसे ईवीज हमने आइडेंटिफाई किया था, आप देख लो अनिल जी टाटा पावर, टाटा मोटर का क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सेल कॉल नहीं आएगी इसमें, अभी 10 रुपए बढ़ेगा तो इसमें सब चार्ट्स में बाय दिख जाएगा, लेकिन ये कैसे धीरे 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 नीचे आते हैं तो सेल नहीं दिखते। तो ये एक साइन है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और धीरे धीरे की तरफ नीचे जा रहे हैं। और अगला थीम अनिल जी कुड बी डिफेंस, मे बी आई एम प्रीएम्प्टिंग या मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, पर अनिल जी कोई भी थीम जो ओवर हो जाए डिफेंस में, तो अनिल जी इतना ज्यादा डिफेंस हो गया यूक्रेन और उसके वॉर के बाद कि जैसे पता नहीं हर एक आदमी, हर एक घर में वॉर हो जाएगी, पुणे बॉम्बे में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी, और मतलब आपको भी अपने घर में ड्रोन रखना पड़ेगा और किरण जी को भी रखना पड़ेगा, नीचे ट्रक खड़े होंगे सबके। जब इतना नहीं होता अनिल जी, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो इसके चलते जो स्टॉक प्राइसेस का इफेक्ट आता है ना अनिल जी, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक फंस जाती है। तो ऐसे ही अनिल जी मुझे कुछ सेक्टर्स में ये चीजें नजर आ रही हैं, सो आई विल बी लिटिल कॉशियस। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है, कर भी सकती है, बट आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनीथिंग रॉन्ग इन बुकिंग प्रॉफिट एंड स्टे विद लो पोजीशंस एंड गेट इनटू द न्यू ईयर एंड प्री बजट विद लेस एक्साइटमेंट। यानी जी बजट पे जाने की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन लेस एक्साइटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अनिल जी बोल रहा हूं, पैसे बने हुए हैं। पिछले 2 महीने में कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता कि हम फंस गए, अभी कोई ढंग से कोई फंसा नहीं है, फंस सकते हैं। तो पहले पैसे बुक करके बैठने में क्या प्रॉब्लम है। एक अपॉर्चुनिटी लॉस जरूर हो सकती है, लेकिन रिग्रेट नहीं होगा कि हमने जो प्रॉफिट बनाया हुआ था वो नहीं आया। हालांकि मिड कैप्स में अभी भी ट्रैक्शन नजर आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बट मुझे लगता है कि वो टाइम अब मतलब ग्राइंडिंग मार्केट है, अभी भी बहुत बड़ा साइन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जी प्रॉफिट बुकिंग। ओके, परफेक्ट। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, ये जो स्टॉक सेटअप है वो ऑलरेडी हमने अभी जस्ट अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। यहाँ पर पिडीलाइट में एक क्लासिक ब्रेकडाउन हुआ है एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन से, एंड जिस तरीके से इसका पैटर्न है, लगभग इसके जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं 2630 तक है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव होना चाहिए, बट पोजिशनली भी जिस तरीके से इसके बाउंस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर जो मोमेंटम है वो लगभग 2570 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो बिकवाली करनी है आपको पीडीलाइट के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2725 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 2630 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2570 का। तो एस्ट्रल बेचा है सुमित जी ने और अब पिडलाइट बेच रहे हैं सचित जी। रखिए इन दोनों काउंटर्स पर नजर। आइए वागले साहब के पास चलते हैं और एक लेते हैं बिगुल, उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे रडार पर भी एक सेल कॉल आया है। नवीन फ्लोरिन में एक ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। 4240 40-45 का करंट भाव है। यहाँ पर बेचे, एक 10 से 15 रुपए बाउंस आता है तो और बेचे 4255-60 तक। 4305 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में, मे भी 3 दिनों में 4000 टेस्ट करते हुए दिखता है। ओके, 4000 तक जाने की तैयारी नवीन फ्लोरिन की। ये है वो स्टॉक्स जहां पर बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई आपके लिए दिख रही है। ये स्टॉक भी कमजोर होता हुआ आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे। जी बिजनेस की तरफ से आपके लिए आ रही है एक एक्सक्लूसिव रिसर्च, और ये एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आ रहे हैं हमारे साथ कुशल गुप्ता। कुशल बताइए क्या है रिसर्च और किस स्टॉक पर? सर स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। डेफिनेटली बजट के पहले इस पर तो फोकस रहेगा ही, पर जो डेटा बैक्ड रिसर्च में लेकर आया हूं उस वजह से ये प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पर औसतन करीबन आपको 15% के रिटर्न अगले 2 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट पिछले 5 साल का डेटा मैंने स्टडी किया एंड उसके अकॉर्डिंगली जो एवरेज बन रहा है वो 15% के रिटर्न का तो डेफिनेटली बन रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2012 से 2016 के बीच भी अगर आप एवरेज देखेंगे तो 16% तक का रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। तो बजट के पहले जो ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं उसमें पहला ये स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, जहां पर आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट एक और बड़ा क्यू इसके लिए ये भी है कि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से कंपनी को ओवरऑल ऑपरेशनल लिहाज से काफी बेनिफिट होने वाला है और इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन इनके
नंबर्स पर भी आपको आगे चलकर आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, यानी कि जो 1 फरवरी को बजट होता है उसके पहले का जो रनअप या मूव देखेंगे तो 2017-18 में ऑलमोस्ट 11% के गेन्स थे। 2018-19 के बीच में लगभग 20% के गेन्स आते हुए दिखे थे। 22-22.5% के गेन्स उसके नेक्स्ट ईयर पे आए थे। एंड अगर आप पोस्ट कोविड भी देखेंगे या कोविड के दौरान दिसंबर 2020 से 21 तक, तो वहां पर भी 15% के रिटर्न्स आते हुए नजर आए थे। तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो एवरेज 15-16% का डेफिनेटली इस बार बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो पिछले 10 सालों का डेटा हमने क्रंचिंग किया है उससे ये चीज हो सकती है कि 15-16% के रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज चंबल फर्टिलाइजर में बजट के पहले देखने को मिले। क्या बात कर रहे हैं? यस, 14 से 15% रिटर्न। मतलब ये कब से कब की डेट गिनी आपने? 2012 से सर। 2012। और कौन सा पीरियड लिया? यही 2 महीने, मतलब अभी जैसे 9 दिसंबर था फ्राइडे को, हाँ। तो उसके बाद से 31 जनवरी तक। अच्छा, मतलब 7 हफ्तों में 15% 16% एवरेज रिटर्न। यस, और ये कंसिस्टेंट रहा है लाइक लास्ट 5 इयर्स जब से स्टैंडर्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी में 30 हो गया और किसी में 5 हो गया, वैसा नहीं है। नहीं, ब्रॉडली 15-16%। यस, 15%। 15-16% यानी 15% मतलब 45-50 रुपए हो गया। तो अभी क्या चल रहा है? 310, 340, 350, 360 तो दिखता है। यस, इस हिसाब से इंटरेस्टिंग है। हमने 6 महीने का दिया था, याद है सर? यही स्टॉक था, यही स्टॉक वही बोलने वाला था। हाँ बिल्कुल, कि हमने कहा कि बजट के ठीक 6 महीने, सेकंड हाफ जो बजट के पहले वाला समय है उसमें चंबल ने आज तक कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। तो जब बाजार में बड़ी चिंताएं हों, अनिश्चितताएं हों, तब आप पॉजिटिव रिटर्न वाले स्टॉक ढूंढते हैं कि जो नीचे गिरे ना। तो चंबल उसमें एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। तो ये है वो बेहतरीन कैलकुलेशन। अगर अगले मतलब अभी आज तो कितना 6-7 हफ्ते ले लो, तारीख हो गई, आज 13 तारीख, तो 1.5 महीना बचा है। अगर 1.5 महीने में 10 से 15% के रिटर्न आ जाए मिनिमम, और उसके ऊपर अगर बाजार का मूड माहौल ठीक हो जाए, और वैसे भी देखा जाए तो फंडामेंटल बेहतर हो रहे हैं इनके लिए। अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट ग्रेजुअली कम होती हुई दिख रही है। फिर बजट आएगा। इस बार के बजट में पूरी संभावना ये भी है कि जो लोग कह रहे हैं कि अगर पॉपुलिस्ट बजट रहा तो जाहिर सी फार्मर्स को और ज्यादा आपको बेनिफिट दिए जाएंगे सब्सिडी के तौर पर। बिल्कुल करेक्ट। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ने की पूरी संभावना। तो इनके लिए तो एकदम मतलब गोल्डन पीरियड है। तो अगर जो कोई भी लोग अगले 1-1.5 महीने के लिए आज से व्यू बनाकर खरीदारी करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है चंबल। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जरा एक बार चंबल के चार्ट्स पर सुमित जी देंगे राय, देखेंगे। सुमित जी चार्ट्स पर राय आजकल कीमत देना, बजट तक की चाहिए हमें। और बजट के दिन तो है ना आप पैनल में? बिल्कुल है। हाँ, उस दिन पूछूंगा वापस। हाँ जी अनिल जी वैसे भी ये दिसंबर सीरीज जब स्टार्ट हुई थी तब इसके लिए एक टैगलाइन भी सेट किया था, अगर आपको याद होगा तो। भूल गया। ठंड में कंबल, ठंड में कंबल और स्टॉक में चंबल। अच्छा, नहीं मैं अनुपस्थित था, मैं इतना बढ़िया डायलॉग भूल ही नहीं सकता। अनिल जी मैंने कहा था दीप को दिया होगा, दीप को 100% दीप को दिया होगा। जब मैं एक बहुत वाली लंबी छुट्टी पे था, 11-12 सोमवार तक मैं जो छुट्टी पे था, हर एक उसी वक्त दिया होगा। अच्छा, आप में से किसको याद है मुझे बताओ, 1 मिनट। ये दिया था सचिन जी, दिया था इन्होंने, बंसल जी को भी याद है, कुणाल जी को भी याद है। यस सर। दीप आपको याद है? हाँ, थोड़ा याद, भरोसे वाला याद नहीं। जी बंसल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो एब्सेंट नहीं होता हूँ, लंबी छुट्टी पे नहीं जाता हूँ, तो मैं तो मिस कर गया अनिल जी। इतना जबरदस्त वाला, ये तो अभी तक का बेस्ट वाला जुगलबंदी है सुमित जी की, तो मुझसे मिस हुआ अनिल जी। शो पे नहीं हुआ अनिल जी, मतलब कि मुझे नहीं पता कब दिया इन्होंने। हो सकता है बीच वाले शो में कभी दिया हो अनिल जी। ऐसा कुछ नहीं है वैसा। आप छुट्टियों में जाते हो, बीच बीच में वो जो उठ के जाते हो ना, आप कुछ खाने पीने के लिए, छोटा मोटा घर का काम निपटाने के लिए बीच में से निकल के जाते हो ना, उसमें दिया हुआ सुमित जी ने। चलिए बढ़िया है। तो ठंड में कंबल और क्या था दूसरी लाइन? स्टॉक में चंबल। अरे अनिल जी, सीरीज का जो नवंबर सीरीज एक्सपायर हुआ था, उसके बाद दिसंबर सीरीज का पिक था ये कि ठंड चालू हो गई है, तो दिसंबर में ओढ़े कंबल और स्टॉक में बाय करे चंबल। हाँ, अब ध्यान आया। बराबर है, ठीक है, ओके, डन, वेरी नाइस, बढ़िया। तो बताएं सर, अब कंबल नहीं चंबल पर राय दीजिए।
तो ऐसा है अनिल जी, ये स्टॉक मेरे को अगले 1-2 महीनों के लिए बढ़िया ही लग रहा है। स्टॉक पिछले लास्ट हफ्ते भर में लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाया है और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव ही बनेगा, जिसके अंदर 330 से 35 के इमीडिएट टारगेट बनेंगे और 330 से 35 का लेवल टूटने के बाद 370 रुपए तक का मूव आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर चंबल में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी कर सकते हैं। 335-40 के आसपास का पहला टारगेट बनेगा, 370 के आसपास का दूसरा टारगेट बनेगा। ओके, तो यह है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय। और जैसा कुशल भी बता रहे थे, हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, औसतन अब से लेकर बजट तक करीब 15% के रिटर्न से काउंटर देता है। आइए 2:30 बज चुके हैं और करते हैं स्वागत सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं, आज तो बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, थोड़ा इंडेक्स लेवल पर सुस्ती है, क्या करना है बाजार में? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी। बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। दीपांशु, आज का पहला स्टॉक है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, JKIL के नाम से ट्रेड होता है। 276 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्पेस से, जो कि मेनली सिविल कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, फिर मेट्रो रेलवेज, रोड्स और फ्लाईओवर्स, इन सब सेगमेंट में काम करती है। कंपनी ने मुंबई में मेट्रो रेल का काम किया है या कर रही है, नवी मुंबई का मेट्रो का काम किया है, पुणे में मेट्रो का काम कर रही है। और हमने हाल ही में देखा ओवर द वीकेंड, मतलब संडे को प्रधानमंत्री जी ने नागपुर में नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे हैं। फिर आपके एक एक्सप्रेसवे भी अनाउंस करा है नागपुर टू बिलासपुर। तो सरकार का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और बजट तक मुझे लगता है और कई सारे अनाउंसमेंट्स आने चाहिए। तो इस स्टॉक पे बुलिश हूं। और बाकी बहुत अच्छी क्लाइंट लिस्ट है, L&T के लिए काम करती है, PWD है, फिर DMRC, जबरदस्त ऑर्डर बुक है करीबन 11,500 करोड़ की। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बुक वैल्यू है 276, तो अभी एक टाइम बुक पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 0.21, बाकी अर्निंग्स के हिसाब से देखें, वैल्यूएशन के हिसाब से तो 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। सितंबर 22 के जो पैट था वो था 67 करोड़, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 41 करोड़ का पैट था। तो जबरदस्त नतीजे थे सितंबर में। और FIS DIS भी अच्छा खासा भरोसा रखते हैं। 22.7% स्टेक है, जिसमें HDFC प्रोमिनेंट है अराउंड 9%। फिर बाजार में जिसकी फैन फॉलोइंग एबेकस फंड सुनील सिंघानिया जी का, वो भी इसमें 2.65% स्टेक ओन करता है। फिर मुकुल अग्रवाल है 2.64%, डॉली खन्ना 1.08%। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। और मेरा इस पे बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 295 का, स्टॉप लॉस रखना 270, बट मुझे लगता है इस स्टॉक को बजट तक के लिए भी संभाल के रखना चाहिए। तो ये है आपके लिए जे कुमार इंफ्रा, जिस पर आपको रखनी है नजर। अच्छा एक्शन आ रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, अच्छी तेजी इस पर बनी हुई है। बताएं सेठी साहब, आज का दूसरा कॉल आपका। दीपांशु, आज का दूसरा स्टॉक एक पेपर स्टॉक है, मुझे लगता है पेपर सेक्टर भी फोकस में है। यहाँ से आज मैंने पिक किया शेषशाही पेपर। हाल ही के दिनों में मैंने वेस्ट कोस्ट पेपर, JK पेपर, ओरियंट पेपर, इन सब स्टॉक्स को रिकमेंड किया। सब में जबरदस्त तेजी बनी, टारगेट्स अचीव हुए। मुझे लगता है वापस से कंसोलिडेट करने के बाद पेपर सेक्टर चलने को तैयार है। एक दमदार क्वालिटी की पेपर कंपनी, और हमने पेपर सेक्टर पे ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देख रहे हैं। बिकॉज एक तो पेपर की डिमांड जबरदस्त है, जब से ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन हुआ है, फिर आपके पोल्यूशन कंसर्न्स की जगह कारण चाइना में पेपर का प्रोडक्शन कम हुआ है, पावर की शॉर्टेज का भी असर पड़ा है। और सबसे बड़ा जो इनको फायदा हो रहा है वो हो रहा है ई-कॉमर्स में जो पैकेजिंग में यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी पेपर की डिमांड बहुत ज्यादा है। बाकी ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, 0 डेट है, मतलब डेट इक्विटी रेशियो 0, फिर वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती है, 8 के मल्टीपल पे है, जबकि जो इंडस्ट्री एवरेज वुड बी क्लोज टू 15-16। सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 100 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सिर्फ 23 करोड़ का पैट था सितंबर तिमाही में। और बाकी FIS DIS भी 25% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है अत्यंत कैपिटल, जो राहुल सरावगी जी की अत्यंत कैपिटल है, वो 7% स्टेक ओन करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 310 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 280 का। ओके, तो ये है आपके लिए 2 कॉल सेठी साहब की तरफ से। शेषशाही पेपर 310 का टारगेट, 280 का स्टॉप लॉस, और जे कुमार इंफ्रा 295 का टारगेट, और रखिए स्टॉप लॉस आप 270 रुपए का। ये 2 कॉल सर की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए 2:30 बजे हुए हैं और लेते हैं अनिल जी की अब मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर सुस्ती में है डाउ फ्यूचर्स, बट नरमी है, 40 पॉइंट नीचे। नास्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है, कहीं नहीं जा रहा है। यूरोप के बाजार में आपको आधे % की गिरावट दिख रही है। कच्चा तेल कंट्रोल में, कोई परेशानी नहीं है। रुपया थोड़ा कमजोर जरूर है, वहां पर आपको एक रखनी नजर। और हांगकांग के बाजार जो हम सुबह बात कर रहे थे 2-2.25% गिरे, बट अदरवाइज ग्लोबल बाजार सुस्ती में है। कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, बट सुस्त जरूर है सर। ठीक है दीप, न बहुत तेजी और नो बहुत बड़ी मंदी का मन है। तेजी करने का मन है तो बैंक निफ्टी की तरफ देख लीजिए, मंदी करने का मन है तो निफ्टी की तरफ देख लीजिए। इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, अगर आप 18,500 को होल्ड कर पाते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फ्रेश खराब नहीं है, जितना पिछले हफ्ते तक खराब थे उतनी ही है। तो 18,450 18,500 क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे अगर आप बंद होते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। तब फिर उसके बाद जब 18,150 18,200 के आसपास आए तब वापस रिव्यू करेंगे। तो आज 18,500 18,450 के नीचे बंद होने पर 2-250 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है 1-2 दिनों के लिए, वो हो सकता है। तो उसकी तैयारी आपको रखनी है, सिंपल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आज फिर से लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। 43,300 के ऊपर जब तक बंद हो रहे हैं कोई चिंता की बात है नहीं, और वो होगा भी। सो बैंक निफ्टी में अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं। जहाँ तक फ्रेश पोजीशन बनाने का सवाल है, अभी कुछ नहीं, वहीं लेंगे। 18,350 18,400 के आसपास आएगा, वहाँ खरीदारी करनी है। 500-550 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग। 43,375 43,500 बैंक निफ्टी खरीदना है। 43,775 43,850 देना है। नो ट्रेड जोन, नोटा इस वक्त कुछ भी करने का नोटा मूड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। जब मौका मिलेगा तब देखा जाएगा। आइए बढ़ते आगे, और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, लेकर अपनी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। आइए चलते हैं तरुण के पास, जानते हैं क्या है खबर। तरुण बताएं। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर से जुड़ी हुई है। पिछले महीने हमने बताया था कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो डीमर्जर है उसके नवंबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई हो सकती है, लेकिन अब ये सुनवाई 26 दिसंबर को रखी गई है। और ये सुनवाई इसलिए रुक गई थी क्योंकि जब हमारी खबर आई उसके बाद एक यूनियन के नाम पर एक फर्जी कंप्लेंट जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर भेजी गई, और इसकी जाँच ROC को दी गई। ROC ने जब ये जाँच करी तो पता चला कि ये एक फर्जी शिकायत है और जिसकी वजह से डिले हुआ। तो अब जो डीमर्जर का फैसला जो है वो 26 दिसंबर को हो सकता है, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये आखिरी सुनवाई होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, और इसके बाद जो डीमर्जर की जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ पाएगी। और जैसे कि हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पूरा जो डिसइन्वेस्टमेंट है, हालांकि वो अगले साल ही हो पाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट, फाइनली डीमर्जर को लेकर अब आ चुकी है डेट, और वो है 26 दिसंबर की। इस डेट को MCA की बैठक होगी, और इस बैठक में डीमर्जर पर विचार किया जाएगा। एक बीच में शिकायत आई थी यूनियन की तरफ से जिसकी वजह से ये मामला अटक गया था। फाइनली जांच के बाद पता चला नकली शिकायत थी, फेक। आजकल फेक का बड़ा जमाना चल रहा है तो यहाँ शिकायत भी फेक आई। तो ये समझा जाए कि तरुण अब यह आखिरी बाधा है डीमर्जर को लेकर, और ये हो जाएगी तो उसके बाद में तो फिर प्रोसेस वाला ही मामला है, कंप्लीट है मामला। बिल्कुल सर, जो प्रोसेस है कि ये एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस चीज़ को वर्बली अप्रूव कर देगा, नो ऑब्जर्वेशन लेटर इशू कर देगा, उसके बाद रिटर्न ऑर्डर करीबन 15 दिन के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद की जो प्रोसेस है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट करना होता है, डीमर्जर की जो वैल्यू है उसको लिस्ट कराना होता है, वो प्रोसेस इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने का प्लान है दीपम का। लेकिन जो प्रॉपर डिसइन्वेस्टमेंट है वो अगले साल ही हो पाएगा। तो ओके, तो ये है आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन पर बड़ा डेवलपमेंट आता हुआ जिस पर आपको रखनी है नजर। बिल्कुल ये होता दिख रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन। एक बार जरा चार्ट पर राय ली जाए। सचिन जी देखिए चार्ट्स, दीजिए राय। अनिल जी, यहाँ पर ट्रेंड वाइज तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन बैंड में ही अटका हुआ है काउंटर। इनफैक्ट 125 130 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, एंड ऑन द हायर साइड 140 के आसपास इसे सप्लाई मिल रहा है। तो लगभग मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में थोड़ी देर और ऑस्किलेट होना चाहिए। एंड इस न्यूज के कंफर्मेशन पे मुझे लग रहा है अगर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां से एक ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट फिलहाल जिस तरीके से पोजीशन है मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में और थोड़ी देर ऑस्किलेट होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह होगी, एंड अगर फ्रेश एडिशंस करने हैं तो 140 के ब्रेकआउट के बाद।
ओके 140 के ब्रेकआउट के बाद एडिशनल पोजीशंस आ सकती हैं, बट डेफिनेटली रेडार पर रखना है आपको। शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारे एक्सक्लूसिव के बाद स्टॉक पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है आज? सर यहाँ पे 18,500 की कॉल ऑप्शन लेंगे 18,500 की, जो 73 रुपीज में मिल रही है। इसका आज का लो है 50 के आसपास, हम स्टॉप लॉस रखेंगे 45 का। मार्केट करेक्शन के बाद बिल्कुल सपोर्ट पे है। 18,400 का सपोर्ट लेवल है जहाँ से बाउंस आने की उम्मीद है। स्पॉट लेवल सपोर्ट के आसपास है, तो हम 18,500 की कॉल ऑप्शन 73 में ले रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 45 का और टारगेट होंगे 120 से 125 रुपए का। मतलब मैं ये मुझे लग रहा है कि मार्केट इस लेवल से बाउंस कर सकती है नेक्स्ट 1 घंटे में, तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे। बढ़िया, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, तेजी की तैयारी, थोड़ी रिकवरी की उम्मीद। 18,500 के आसपास बंद होना चाहिए, उसके नीचे नहीं। तो ये है राय आपके लिए आती हुई इस वक्त नितिन जी की तरफ से। 18,500 वाला कॉल ऑप्शन खरीदें 73 रुपए में, 73 रुपीज। स्टॉप लॉस होगा आपका 45 रुपए। और बहुत देर तक खामोश रहने के बाद, पूरे 40 मिनट समय लगाने के बाद कुणाल जी राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। फरमाएं सर। अनिल जी हम खामोश नहीं थे अनिल जी, कुणाल जी तुकलबंदी कर रहे थे, वो कंबल और वो सर्दी वाला जो था ना चंबल वाला सुमित जी का, तो कुछ बना नहीं पाए हम लोग, तो बिना उसके ही हम कॉल दे रहे हैं। हाँ। और हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है कोल इंडिया। अनिल जी एक अच्छी करेक्शन के बाद कोल इंडिया में एक बेस बिल्डिंग क्लियरली विजिबल है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर कोल इंडिया का है, इतने वोलेटाइल मार्केट के अंदर, गिरते निफ्टी के अंदर भी कोल इंडिया रैली दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो कोल इंडिया में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक करेक्शन स्टॉक में आया, ये 280 रुपए से घटकर 230 तक नीचे आया। यहाँ पर इसने बेस बनाया, वापस से स्टॉक में जिस तरह का फॉर्मेशन है और जिस तरह के इंट्राडे चार्ट्स हैं, इसमें 280 तक के लेवल्स आप फिर से देखने को मिलेंगे। तो हमारी खरीदारी की राय है खरीदें, एक स्टॉप लॉस रखें, छोटा सा स्टॉप लॉस 229 229 पर 3 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 240 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 245 रुपए का, 240 245 के टारगेट के लिए कोल इंडिया में खरीदारी की राय। ओके, तो यह आपके लिए कोल इंडिया में खरीदारी की राय। काउंटर और एक्शन के लिए हो रहा है तैयार सुमित जी के लिए। बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल और मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 105 रुपए 50 पैसा, 105 रुपए 60 पैसा। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर सेल साइड का व्यू बन रहा है। BEL के अंदर पिछले 5-7 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक के अंदर दबाव है, और कल का जो लो है BEL का वो अभी ब्रेक हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि BEL के अंदर यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहां पे CMP पे BEL पे बिकवाली करें, ऊपर के अंदर 107 रुपए 50 पैसे के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो 107 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के BEL में यहाँ पे CMP पे बिकवाली करनी है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं BEL में 101 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 101 रुपए का लेवल निकलने के बाद 98 रुपए तक के लेवल BEL में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे CMP पे बिकवाली करें, 107 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में पहला टारगेट 101 रुपए का, दूसरा टारगेट 98 रुपए का। तो BEL यहाँ पर बिकवाली करने की राय 107.50 के स्टॉप लॉस के साथ 101 और 98 दो टारगेट के लिए। जरा सारे पैनल को साफ लेकर आए। सिमी जी हमारे साथ तैयार है एक स्पेशल पिक देने के लिए, लेकिन उससे पहले अर्ज किया है, कहाँ है आशु जी? आशु जी आप ही के लिए अर्ज किया है, और अर्ज करने के पीछे ये जो फर्ज है वो हमारे सुमित जी ने निभाया है। इरशाद जी। हाँ जी जी। ओहो, क्या इरशाद किया है कुणाल जी, वाह। मतलब जैसे कुणाल जी इरशाद नहीं करते तो मैं बोलते ही आगे। जी कुणाल जी, धन्यवाद परमिशन देने के लिए। ओके, तो अनिल जी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरा हौसला बढ़ा है मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा, ये पिछले कई सोमवार की तरह मैं हर सोमवार जो छुट्टी पे रहता हूँ, उसके बाद जो मैं पिछले मंगलवार को आया था तब से सुमित जी लगातार शॉर्ट कॉल देते जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम 15-20 शॉर्ट कॉल आ चुके हैं, और लगभग सब में टारगेट आ गया जी।
एक आध को छोड़ दी भले। आशु जी अभी सुबह आए, सुबह मतलब अभी दोपहर में आए, 8-9 मिनट तक उन्होंने मंदी का भाषण दिया। तो ऐसे देखा जाए तो मंदी किसने ज्यादा की, तो उस पर एक शेयर अर्ज किया है, वो आहा भी बढ़ते नहीं, हम आहा भी बढ़ते तो हो जाते बदनाम, और वो कत्ल भी करते तो चर्चे नहीं होते। तो आशु जी ये देखो, कत्ल तो सारे के सारे सुमित जी कर रहे हैं, नाम आपका बदनाम हो रहा है, कुछ विशेष टिप्पणी करेंगे आप? नहीं अनिल जी, मैं बिल्कुल, आजकल ना मैंने उस दिन सुमित को लास्ट वीक भी मैसेज किया था जी। मतलब अनिल जी आज आप सुबह भी शायद अशोक लेलैंड की सुबह शाम की बधाइयां दे रहे थे जी। मैंने दीपांशु को अनिल जी 151 पे बोला था, और राकेश जी ऑन रिकॉर्ड है जब उन्होंने ऑटोस पे कुछ क्वेश्चन भी मुझसे किया था। हाँ। अशोक लेलैंड 151 पे शॉर्ट आइडेंटिफाई किया था। बेल की अनिल जी मैं तो बात कर रहा हूँ अनिल जी, मैं तो बल्कि ये पूना बॉम्बे की लड़ाई भी मुझे लगता हो जाएगी, मैं तो ओवर टू किरण जी भी करना चाहूंगा कि उनका डिफेंस थीम के बारे में क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में सब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखेंगे। तो मैं तो अनिल जी कोशिश करता हूं कि पहले आइडेंटिफाई कर लूं, और अभी बेल भी सुमित ने आइडेंटिफाई किया, और अनिल जी पिछले 2 हफ्ते में मैंने देखा था। तो मुझे तो अनिल जी वैसे भी जो अच्छी मार्केट में मंदी निकालता है अनिल जी, मेरे लिए तो जेन्युइनली मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, मेरी रिस्पेक्ट उस एनालिस्ट, उस आदमी के लिए हमेशा ज्यादा होती है, एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट, क्योंकि अनिल जी वही एक टाइम होता है अल्टीमेटली। तो अनिल जी सेफ खेलना है तो जिंदगी भर के लिए मार्केट में प्लस करते रहो, तेजी है ही है, लेकिन अनिल जी ट्रेडर के लिए पैसा घर ले जाना बहुत जरूरी होता है। जो मंदी के बाद एक मिनट आशु जी आपकी बात सत्य वचन, एकदम बिल्कुल सही बात है। तेजी के मार्केट में जो मंदी का कॉल निकालता है उसकी इज्जत तो बढ़नी, यही इज्जत आप मंदी के मार्केट में जो तेजी का कॉल निकालते उसको क्यों नहीं देते? कुणाल जी बताइए। अनिल जी जवाब देता हूं अनिल जी, एक मिनट रुकिए पहले कुणाल जी। भले ही बाकियों ने किए हों, हाँ जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कत्ल भले ही बाकियों ने किए हों, लेकिन कातिलों को पनाह तो अनिल जी आशु जी दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, उनका हौसला जो बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी आशु जी, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? हम सुनना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन आप कह दीजिए। अनिल जी दो तीन एपिसोड मैं आपको बताता हूं जी। एक तो अनिल जी आजकल मेरा ऑफलाइन ना किरण जी से भी टेक्निकल के बारे में बहुत मतलब वो क्या कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग चल रही है। अब वो टाटा मोटर अनिल जी 440 पे प्लस पे उन्होंने कॉल दी, और कल ही मैंने उनको पूछा कि 440 प्लस में 4 रुपए बढ़ा और वहां से 24 रुपए घटा। किसी की कोई सेल कॉल नहीं आती। अगर आप तो टाटा मोटर वॉच कर रहे थे तो वो माइनस क्यों नहीं ढूंढते? तो अनिल जी जो पहले आप बोल रहे हो ना कि तेजी में, अनिल जी तेजी में मंदी ढूंढने वाला ना 1 या 2 लोग मिलते हैं। मंदी में तेजी वाले तो अनिल जी समुंदर भरा पड़ा है, सबके सब आ जाते हैं। और अनिल जी सुमित ने तो आज अभी जो एक चीज बोली है कंबल और चंबल, अनिल जी मेरे साथ तो आजकल तीसरी चीज हो रही है, चंबल और कंबल नहीं फंबल हो रहा है। अनिल जी नामों का इतना फंबल हो रहा है कि हर दूसरे आदमी को मैं दीपांशु बोल देता हूँ। और अनिल जी अब तो मुझे कुछ टाइम पे ऐसे चलता रहा ना तो मुझसे लोग मेरा और दीपांशु का रिलेशनशिप स्टेटस पूछने लग जाएंगे। हर एक आदमी को मैं दीपांशु बोल देता हूँ। आपका पता नहीं दीपांशु के बारे में हम श्योर है, फंबल चल रहा है मेरे साथ। आपका पता नहीं दीपांशु के बारे में हम श्योर है, हमें इधर से कहीं कोई मतलब शक शुबा है नहीं। रिवर्स है अनिल जी रिवर्स है, मेरा श्योर है, दीपांशु भी सिंगल। ना भाई, हम जिस सुबह शाम जिसके साथ बैठते हैं हम उनको अच्छे से पहचानते हैं। आइए सिमी जी हमारे साथ जुड़ रहे फोन लाइन पर, और सिमी जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, फरमाइश की है कि फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन यूज करना है, और साथ में धमकी भी दी है, अगर अभी आपने मुझे लाइफ लाइन यूज नहीं करने दी तो देख लेना और सुन भी लेना बाद में। तो इसलिए हमने सोचा कि इससे बढ़िया है कि सिमी जी अपनी धमकी पर अमल करें। आइए फोन अ फ्रेंड सिमी जी के लिए लाइफ लाइन, सिमी का नॉन स्टॉप शेयर स्पेशल पिक। सिमी जी बताइए अपनी स्पेशल पिक जिसके लिए आपने फोन करने की तकलीफ की। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। पहले तो मतलब थैंक यू कि मुझे ऐसा मौका दिया है आपने जी। मुझे रिकमेंड करना है ऐसा स्टॉक जो आपका भी फेवरेट है और आपने दिवाली का पिक में उसको शामिल किया था। स्टॉक का नाम है IRB। आपने 230-35 के आसपास दिया था दिवाली के दिन, और उसका सिर्फ ठीक 10 रुपया ऊपर मैंने भी दिया था। स्टॉक 245 से अभी 300 क्रॉस किया है, और आज एक नया 52 वीक हाई बना है 303 के ऊपर। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी नया मोमेंटम शो करेगा और ये नया एक हाई बनाने के लिए तैयार हो चुका है। पहला टारगेट होगा 325, दूसरा होगा 345, तीसरा होगा 360।
ये तीनों टारगेट के लिए IRB इंफ्रा तैयार हो चुका है। तो करंट लेवल पर मैंने इसके बीच मतलब 24 अक्टूबर को दिवाली का दिन था और उसके बाद अभी दिसंबर का आज 12 तारीख है, इन बिटवीन मैंने शायद 3-4 बार ये स्टॉक मैंने कवर किया था और हर एक बार इसने मुझे मतलब कभी निराश नहीं किया है और अभी भी नहीं करेगा। यहाँ पे भी मैं सेम मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कोई कम नहीं है, मैं एग्रेसिवली यहाँ पे भी खरीदने का ही सलाह दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले 1 से 1.5 महीने में 400-450 तक भी जा सकता है। तो पहला टारगेट 325, दूसरा 345, तीसरा 360 के लिए IRB इंफ्रा को खरीद कर चलिए। 289 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। जिन्होंने आज लिया है उन लोगों के लिए 289 का स्टॉप लॉस और ये टारगेट याद रखिए, ये हो सकता है कि फ्राइडे तक 2-3 टारगेट फ्राइडे तक ही आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए IRB इंफ्रा। सिमी जी जरा लाइन पे रहिएगा आप। 325, 345 और 360 ये 3 टारगेट और दीप हमारा पहला टारगेट 350 के आसपास का है सर। दिवाली के पिक्स इस बार फॉर चेंज फिर से अच्छा कर रही है। पिछली बार नहीं दिवाली नहीं, न्यू ईयर पे एक्सीडेंट हुआ था हमारा आईबुल हाउसिंग जो गलत दे दिया था, लेकिन इस बार की दिवाली आपका 112-115 वाला AB कैपिटल 160 हो गया। 215-220 के आसपास जो भी रहा होगा IRB वो आपका 300 के पार हो गया। 350 का पहला हमारा टारगेट है, उसके बाद 500 रुपए के आसपास के टारगेट हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें। IRB गजब का कमाल दिखाता हुआ दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त एक्शन IRB में। एक बार क्यों है वो भी मैं आपको बताऊं IRB के एक्शन के, और उस पर चार्ट पे राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सिमी जी फोन रखे, उससे पहले आशु जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी आशु जी। अनिल जी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, आज मैं आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूं जो बार बार मेरे मन में मतलब कहीं ना कहीं रह जाता है। अनिल जी मैक्सिमम ये विंडो जो है ना आपका फेवरेट स्टॉक है, ये सिमी जी यूज करती हैं। हाँ जी। उसके बाद सेकंड मोस्ट यूज करते हैं मेरे हिसाब से सेकंड मोस्ट यूज करते हैं सेठी साहब, तो और कुछ और लोग भी करते हैं। तो अनिल जी देखिए आपका कोई फेवरेट सेल स्टॉक तो है ही नहीं, तो अनिल जी आपका फेवरेट स्टॉक तो सारे लॉन्ग होते हैं, ये सब उस विंडो को यूज करते हैं। हाँ। तो क्या अनिल जी इससे आपका प्यार इनके तरफ कुछ ज्यादा बढ़ जाता है? हाँ। या इनको कुछ स्पेशल फेवर मिलती है? क्योंकि मेरे को तो विंडो मिलेगी नहीं कि अनिल जी आपका ये फेवरेट नेगेटिव स्टॉक है, इसमें मैं सेल कॉल दे रहा हूँ, तो शुरू कर दो। पॉजिटिव होते हैं, तो अनिल जी आपका फेवरेट बनने के लिए मैं क्या करूं, मुझे ये बताइए। जो मैं बोलूं वही सेम हाँ में हाँ। ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी न रखे। अब इनका प्रेम है, ये बोल देते मेरा फेवरेट स्टॉक। अच्छा कई बार मुझे लगता है अच्छा ये मेरा फेवरेट था क्या? मुझे डाउट भी था। अच्छा बाय द वे सेकंड हाईएस्ट जो यूज करते हैं ना वो बंसल जी है, सेठी जी नहीं। मेरे ख्याल से बंसल जी सिमी जी के बाद। अच्छा हाँ बंसल जी, हाँ बंसल जी और सेठी साहब में टाई हो सकता है, मुकाबला बराबरी का फोटो फिनिश में। नहीं देखिए ये तो इसलिए कि बोलने के पीछे ये ताकि लोगों को रिमाइंड हो जाए इसलिए, और हम भी बोलते हैं ये तो आशीष जी का फेवरेट स्टॉक है शॉर्ट साइड पे। एक जमाने में L&T फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक वगैरह के लिए हम बोलते हैं, ऐसा नहीं हम भी बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या आपके क्या है आशीष जी? IEX है। हाँ IEX आजकल आपको क्या, आपका है ना वो लिमिटेड स्टॉक, आप उसके बाहर नहीं जाते, इसलिए क्या होता है कि वो फिर। एक मिनट बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी मैं समझाता हूँ। देखिए ये जो IRB सिमी जी ने बोला फेवरेट स्टॉक नहीं, देखिए अनिल जी आशु जी अनिल जी का फोकस होता है वेल्थ क्रिएशन पर। 225-230 के अराउंड अनिल जी ने रिकमेंड किया था, और अनिल जी को भी मालूम है कि कितनी बार मैंने उनको बताया है दिल्ली मुंबई कलकत्ता में कितने अनिल जी HNIs है जिन्होंने ऑफिस में आदमी बिठा रखा है कि अनिल जी क्या रिकमेंड कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आपने सांगी इंडस्ट्रीज कितने पे रिकमेंड करा, तो वो ये नहीं है कि अनिल जी ने रिकमेंड करा तो स्टॉक लेते हैं, रडार पे रखते हैं, अपने तरीके से चीज पे काम करते हैं। तो सिमी जी भी अनिल जी को उसी तरीके से ट्रैक कर रही है जैसे बाकी HNIs करते हैं, मैं करता हूं। तो सिमी जी ने बिल्कुल भी गलत नहीं बोला आशु जी की अनिल जी का फेवरेट स्टॉक है। तो अनिल जी ने बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन दी थी, सांगी इंडस्ट्रीज पे भी दी थी, और भी काफी स्ट्रांग है। अभी मैं आप बोले तो अनिल जी कल मैं भी पूरी वो जैसे हमारे जैन साहब पुस्तक लेके आते हैं ना अपने फोल्डर में किताबें लेके आते हैं, तो मेरे पास भी अनिल जी फोल्डर बना हुआ है आपकी रिकमेंडेशन का। तो सब लोग रिकॉर्ड रखते हैं, तो अनिल जी के रिकमेंडेड स्टॉक को ही हाईलाइट कर रहे हैं। तो अनिल जी सिमी जी के बाद अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसमें मेरे को कोई गलत नहीं लग रहा है अनिल जी। ओके नहीं गलत तो किसी को नहीं लग रहा, खाली आशु जी भी गुड बुक्स पे आना चाहते हैं, बात इतनी सी है। तो आशु जी आप और कुछ ना करें, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और उस वजह से हमारी गुड बुक्स में हमारे पैनल के एस्टीम मेंबर हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी अपनी अपनी खासियत है, और वो खासियत एक दूसरे से आपको अलग भी बनाती है, यूनिक भी बनाती है, और इसलिए स्पेशल भी बनाती है। तो
खाली फर्क इतना ही है, आशीष जी के केस में कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया वाली स्लेजिंग करते हैं। करेक्ट, टीम अच्छी है, बोले मैं तो रन बनाऊंगा, दूसरों को नहीं बना दूंगा, वैसा है। आइए, लेकिन आईआरबी इंफ्रा की जो बात निकली उस पर एक बार बता दूं कि आज आईआरबी इंफ्रा में एक्शन की बड़ी वजह क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो वो वजह लेकर आई है नूपुर हमारे साथ है इस वक्त। बड़े बड़े ब्रोकरेज अब आईआरबी इंफ्रा पर अच्छे खासे बुलिश होते दिख रहे हैं, बताएं। बिल्कुल सर, आज कोटक की रिपोर्ट आई है, उनका जो टारगेट है वो 340 का है। उन्होंने बाई की रेटिंग को मेंटेन किया है, तो हाँ 340। हाँ अच्छा 340 तो नजदीक, अब तो आ ही गया। अच्छा, तो उन्होंने बाय के कुछ टारगेट 340 करके, बताइए क्या खास कहा है रिपोर्ट? बिल्कुल, उन्होंने कहा है सबसे पहले जो टोल कलेक्शन है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट वहां पे उनको दिख रहा है, और पिछले 6 महीने का एवरेज अगर निकाले तो करीबन 38% की ग्रोथ वहां पर दिखी है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप देखेंगे तो वहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ है। इस बार भी नवंबर के मंथ में करीबन 39% की ग्रोथ दिखी थी पिछले साल की तुलना में। अब उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि जो कंपनी की ईपीसी आर्म है, जो ईपीसी बिजनेस है कंपनी का, वहां पे एनएचएआई की तरफ से इनफ्लो तो कम आ रहा है, लेकिन उनकी ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग है कि दूसरे प्लेयर से वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं, और इसी से उन्हें लगता है कि दूसरे प्लेयर्स जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है उससे इस बिजनेस में वो काफ़ी मजबूत बनाता है। लोन में गिरावट की उम्मीद उन्हें लगता है कि होगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई थी इस पे, करीबन 16,000 करोड़ के लोन है कंपनी के पास, लेकिन जिस हिसाब से अब बिजनेस चल रहा है वहां से उन्होंने कहा कि जो लोन रीपेमेंट है उसे वो रीशेड्यूल करेंगे। इसीलिए जो कोटक के उन्होंने अपना जो कामकाजी मुनाफा है उसका एस्टिमेट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया। FY24 में वो बदलकर 4% कर दिया, और जो FY25 का एस्टिमेट है वो 8% का है, तो ये एक पॉजिटिव था। और उनकी जो टारगेट प्राइस है वो 340 का है। थोड़े दिन पहले वेंचुरा की भी एक रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, और 2.5 साल का जो लक्ष्य दिया था वो 729 रुपए का दिया था। तो बैक टू बैक इस स्टॉक पे काफी ज्यादा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं। बिल्कुल, बैक टू बैक कन्विंसिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, बड़े बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। हमारी दिवाली भी पिक भी थी, और वहां से देखिए अच्छे रिटर्न्स। सचिन जी भी इस पर चार्ट्स पर भी राय देना चाहते हैं, और सचिन जी की भी दिवाली पिक रही है आईआरबी इंफ्रा। सचिन जी बधाई स्वीकार करें, बताएं सर। जी अनिल जी, इनफैक्ट 240 के लेवल पे ही हमने भी रिकमेंड किया था, एंड जिस तरीके से तभी हमने इवैल्यूएट किया था, लॉन्ग टर्म टारगेट तो यहाँ पर 386 का ही आइडेंटिफाई हुआ है, एंड उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में अच्छा एक ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मंथली चार्ट पे इंटैक्ट है। एक काफी बड़ा मंथ और मंथ या फिर क्वार्टरली एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर इसने निकाल दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मोमेंटम है वो एक्सटेंड होना ही चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। तो 325 के आसपास के स्विंग्स मुझे लग रहा है एक हफ्ते में ही नजर आने चाहिए। स्टॉप लॉस अगर फ्रेश ट्रेड ले रहे हैं तो भी यहाँ पर अच्छी तरह डिफाइंड है। 282 के नीचे जब तक अभी क्लोजिंग नहीं होती तब तक आई थिंक ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। सो जरूर खरीदारी करनी है आईआरबी में, एंड फाइनल टारगेट मुझे लग रहा है 386 का होगा, जिसके लिए भी मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया जा सकता है। ओके, पोर्टफोलियो में होल्ड करें और लें आईआरबी इंफ्रा, जिस पर आपको करना है फोकस। आई लेटर के स्टॉक्स के लिए अच्छा समय आपको आते हुए दिख सकता है। कुछ और भी काउंटर्स हैं जिस पर करेंगे फोकस। आइए उससे पहले न्यू ईयर पिक 2023 हर रोज 2:45 बजे और 2:45 बजे, आज हम थोड़ा लेट हो गए, आपको एक बेहतरीन पिक मिलेगी जो नए साल में आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं। आइए देखते हैं मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा को कौन सा स्टॉक है पसंद। मेरा न्यू ईयर पिक है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। हमने देखा है कि आईटी सेक्टर जो है वो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। वीकली फ्रेम में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए स्टॉक तैयारी कर रहा है तेजी की तरफ। डेली अगर हम देखें तो अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है और सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 780 के, स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 675 का। तो ये है आपके लिए राय शिवांगी साड़ा की तरफ से। केपीआईटी टेक खरीदारी करने की एक साल के व्यू से यहाँ पर 675 का स्टॉप लॉस लगाएं और 780 का टारगेट। करंट मार्केट देख लें क्या प्राइस इस वक्त चल रही है केपीआईटी के, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने रिटर्न्स के लिए खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही। 685 के आसपास स्टॉक है, 675 का छोटा सा स्टॉप लॉस, 780 का टारगेट, ये लेकर चले आप अपने लिए। आइए बढ़ते आगे। सिद्धार्थ जी
कार्यक्रम में हो रही शामिल। इन्होंने भी आज लाइफलाइन यूज की है। जरूर सिमी जी से प्रभावित हुए होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सुपर सिड सिद्धार्थ जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू सो मच अपने लाइफलाइन यूज करने दिया। प्रभावित तो मैं जरूर सिमी जी से होता हूँ। उसके अलावा भी जो हमें अभी आप डिस्कशन कर रहे थे कि आपका फेवरेट स्टॉक जो अभी सब चर्चा कर रहे थे, तो ये स्टॉक में फेवरेट के हिसाब से लिहाज से लेके आए हूँ और ये टेक्नो फंडा के लिहाज से है। ये सबका फेवरेट, कहीं ना कहीं सभी ने कभी ना कभी इस स्टॉक को रेकमेंड किया है और ये हमारी आन बान शान वाला स्टॉक है और ये है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स क्योंकि लग्जरी होटल्स में आज ताज ग्रुप, विवांटा ग्रुप ऑफ होटल्स, ये इंडियन होटल्स ओन करती है। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली है, हम होस्ट करने वाले हैं G20 अगले साल, तो इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि बहुत फॉरेन इनफ्लो रहेगा भारत में। ऐसे भी दिसंबर का महीना है तो फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो ये फॉरेन इनफ्लो का होटल बहुत बेहतरीन है। टेक्निकली भी बहुत कंसोलिडेट करने के बाद अब स्टॉक ऊपर चलना चालू कर सकता है। पहला टारगेट होगा 345 का, दूसरा टारगेट होगा 360 का। इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो एयरलाइन का ट्रैफिक संडे का देखा गया था, वो डेली ट्रैफिक प्री कोविड लेवल 4.28 लाख करोड़ पे आ गया है। तो इतनी ट्रैवल हो रही है देश में और ये ट्रैवल देखते हुए मैं मानता हूं कि होटल स्पेस में इंडियन होटल्स 1 नंबर स्टॉक है, 1 नंबर है। 2025 का बिजनेस प्लान स्ट्रांग है और कैपेक्स भी है, ऑक्यूपेंसी भी है। तो इंडियन होटल पे खरीदारी की राय है 345, 360 का टारगेट। ओके, तो राय ये है इंडियन होटल्स पर 345 और 360 के टारगेट के लिए। शुक्रवार को ही इंडियन होटल्स में खरीदारी की राय सेठी साहब की तरफ से भी आई थी, ध्यान रहे आपको इस वक्त। आइए ITC, ये स्टॉक है सुर्खियों में और 2 वजह से। पहली वजह मैं बता दूं आपको कि एक तो सिंगल सिगरेट्स की बिक्री पर रोक लग सकती है, जिससे रिलेटेड काफी कुछ जानकारी बंसल जी के पास है, लेकिन और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं वरुण के पास। वरुण, आपके पास बंसल जी से भी ज्यादा जानकारी है? थोड़ी ज्यादा है अनिल जी, बट ये जानकारी इसके लिए वो भी बता देता हूँ। नहीं, वो हम पूछेंगे तब बताओगे ना, अभी कैसे होगा। बंसल जी, इनके पास सिंगल सिगरेट की बिक्री को लेकर आपसे ज्यादा जानकारी है, इसे क्या माना जाए? अनिल जी, आप इनसे पूछे थे कि अनिल जी, मैंने तो सुबह बहुत कुछ बताया था। हाँ। और एक चीज और बताता हूँ अनिल जी। अनिल जी, हम तो उस एज के अनिल जी, वो सिगरेट के पैक बिना सिगरेट पीते हुए, अनिल जी मैं टी टोटलर हूँ, मतलब कि सिगरेट नहीं पीता हूँ अनिल जी, बट सिगरेट की डब्बी से ना वो पेन स्टैंड बनाना भी आता है। तो अनिल जी पूरा इनसाइड आउटसाइड मालूम है। और जैसा अभी कुणाल जी ने भी आरोप लगाया था कि प्रिया के बाहर अनिल जी बैठा रहता हूँ मैं वहां पर, तो वहां अनिल जी अकेला नहीं बैठता हूँ, पूरे HUF के साथ बैठता हूँ अपने, तो रिसर्च करता हूँ अनिल जी। तो मेरे को लगता नहीं है कि उनके पास अनिल जी मेरे से ज्यादा जानकारी होगी। ओके, चैलेंज आ गया। प्रिया मतलब प्रिया सिनेमा है दिल्ली में। मतलब कोई सोचे कि प्रिया कोई है जिनके घर के बाहर बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, तो दर्शकों की जानकारी के लिए भी क्लियर नहीं। फिर बोलेंगे मीडिया के स्टेटमेंट को मीडिया ने स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया। बंसल जी आरोप लगा देंगे। बंसल जी, प्रिया थिएटर, प्रिया सिनेमा, वही ना? अनिल जी, आपने बिल्कुल अनिल जी बचा लिया अनिल जी, तो दिक्कत हो जाती बहुत बड़ी। 20 स्पेसिफिक, मेरा तो काम ही है बचाने का, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे हमारे एक्सपर्ट, कोशिश यही करता हूँ। आइए बता रहे हैं अब वरुण आपको पूरी डिटेल्स। हाँ अनिल जी, तो ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं प्रिया थिएटर के बाहर बैठ के डब्बे बनाता हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि पिछले काफी सालों से लगातार ये खबरें आती रहती है, इसके लिए डिटेल्स थोड़ी ज्यादा है। और वो खबर ये है कि जल्द सरकार जो है, जो खुली सिगरेट बिकती है उस पर बैन लगाने जा रही है। हालांकि ये खबरें हमेशा आती रहती है, फिर ये खबर आई है और इस बार कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग समिति है वो दरअसल सरकार को ये सुझाव दे सकती है कि आप जो खुली सिगरेट्स है उन पे पूरी तरह से बैन लगा दे। और देखिए, ये खबर इसके पहले भी लगातार आती रही है, कुछ स्टेट्स ने यहाँ बैन भी लगाया है, लेकिन कोई इसका इम्पैक्ट बड़ा देखने मिला नहीं है। कंपनी के लिए इसके लिए जरूरी है क्योंकि कंपनी के कुल आय में से 40 से 45% जो है वो सिगरेट से आती है और कुल एबिटा में से अगर आप देखेंगे तो 75 से 80% के आसपास जो है वो केवल सिगरेट से आता है। और इसके पहले भी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका ऑलरेडी लूज सिगरेट पे बैन लगा चुके हैं और इसका कोई बड़ा इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो सिगरेट के वॉल्यूम्स पे हुआ नहीं है। अब इनको क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि WHO के कुछ आंकड़े हैं, उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो देश में हर साल करीब 6.5 करोड़ लोग जो है सिगरेट पीते हैं।
सिगरेट से ज़्यादा इस्तेमाल टोबैको का दूसरे प्रोडक्ट्स का होता है, जहाँ पे देश के करीब 26 करोड़ लोग जो है वो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, और कैंसर से जो मरने वाले लोग हैं उनमें से करीब 21% जो है केवल तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए मरते हैं। इनफैक्ट WHO का एक आंकड़ा है जो कि कहता है कि 16 से 64 साल की उम्र के जो भारतीय हैं सिगरेट पीने के कैटेगरी में ये दुनिया में नंबर 2 पे है। इसके लिए WHO ने यह भी कहा था कि जो आप टैक्स लगाते हो फिलहाल 64% के आसपास का है, उसको 75% कर दिया जाए। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये सब कारण है जिसकी वजह से आप देखते हैं कि लगातार स्टेट्स भी करते जा रहे हैं लूज सिगरेट पे बैन, और अब माना यह जा रहा है कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने भी ये सुझाव दिया है। हालांकि कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा बजट के पहले इस तरह की स्टोरी ITC के लिए आती रहती है, तो उसका रिएक्शन आप इस स्टॉक पे देखते रहते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी रिसर्च इसके लिए ज्यादा है। इंटरेस्टिंग। तो ये है आपके लिए थोड़ी रिसर्च की जरूरत है, और इस पर रिसर्च भी तैयार है। आप रिसर्च बार बार कह रहे हैं तो रिसर्च भी तैयार है। बिल्कुल। MSCI वर्ल्ड टोबैको इंडेक्स पर एक बेहद खास रिसर्च लेकर आया है, और ये रिसर्च नूपुर लेकर आ रही है। नूपुर बताइए ऐसी क्या खास रिसर्च है? सर खास ये है कि कम करना चाहिए, पर अच्छा, वर्ल्ड टोबैको डे कब है? वर्ल्ड टोबैको डे नहीं सर यूज नहीं करते तो इतना फोकस भी नहीं किया। सबसे पहले चांद पे कौन गया था? अरे सर जी क्या आप टेस्ट कर रहे हो? एक मिनट रिसर्च टेस्ट कर रहे हो। जाना जरूरी थोड़ी है, यहीं से भी पता चलता है। 31 में गूगल 31 में 31 में चलिए। तो वर्ल्ड टोबैको डे, नो टोबैको डे। हाँ, वर्ल्ड टोबैको डे तो क्या ही होगा, नो टोबैको। हाँ, नो टोबैको जिस दिन एक दिन के लिए छुट्टी रखें। राइट। ओके, तो बताइए MSCI की रिपोर्ट क्या कह रही है? सर यूज नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट, कैसे तो वरुण ने बता दिया, लेकिन MSCI की रिपोर्ट ये कह रही है कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट इन स्टॉक्स में आ रहा है, क्योंकि ये सिन स्टॉक्स होते हैं और इनमें ESG का जो कॉन्सेप्ट आया था वो शायद थोड़ा सा अब फीका पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम इस साल का परफॉर्मेंस देखें तो MSCI वर्ल्ड टोबैको इंडेक्स में आपको करीबन 10% का रिटर्न दिखेगा YTD, और एक साल का भी चार्ट देखें तो 22% की ग्रोथ है। और MSCI वर्ल्ड से इसे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न था। इस पिछले साल से लेके अब तक 11% का नेगेटिव रिटर्न आपको नजर आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूट्स है उसमें फिलिप मॉरिसन इंटरनेशनल आता है, जिसका 41% का वेटेज है। अब इस स्टॉक का अगर हमने ट्रैक किया तो वहाँ पे पता चला कि इस महीने में ये स्टॉक 10% ऊपर है, और इस साल में इस स्टॉक ने करीबन 14% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल का देखेंगे इसका चार्ट तो वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। तो जो भी मोमेंटम इन टोबैको कंपनीज में दिख रहा है वो इस साल ही नजर आया है। अब ये कंपनी हमारे यहाँ पे किससे रिलेटेड है तो गॉडफ्रे फिलिप्स में इसका 25% की हिस्सेदारी है, और इंटरेस्टिंगली गॉडफ्रे फिलिप्स का स्टॉक पिछले 5 दिन में 16% ऊपर है, और पिछले 1 महीने में वहाँ पे 20% की मूव दिखी है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब वापस से इन स्टॉक्स में खरीदारी आ रही है अक्रॉस द ग्लोब, और ये तो डेवलप मार्केट में आ गया वर्ल्ड टोबैको। अगर इमर्जिंग मार्केट का भी देखें MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स जहाँ पे ITC पार्ट है वो भी वहाँ पे 3% का वेटेज रखता है। तो अक्रॉस द ग्लोब आपको इन सिन स्टॉक्स में अब खरीदारी नजर आ रही है। ये इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हम देख रहे हैं टाइटनिंग होगी इनकी सेल को लेकर, बट दूसरी तरफ बाजार का इंटरेस्ट इन सारे काउंटर्स में आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। बट फिलहाल ITC इसको रखें आप अपने रेडार पर, और काफ़ी एक्टिव ये काउंटर हो रहा है। काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं आपके OMCs। HPCL पर रखिए नज़र, इसमें एक बड़ी मूव आ रही है। किरण जी ने शो की शुरुआत में BPCL पर 350 की कॉल खरीदवाई थी। वागले साहब जरा HPCL का चार्ट देखें, ये काफ़ी एक्टिव हो रहा है ट्रेड में इस समय। कोई ट्रेड दिखता है यहाँ से 250 का लेवल इस समय? दीपांशु व्यू पॉजिटिव है, लिया जा सकता है BTST के तौर पे। तीनों IOC BPCL HPC अच्छे हैं, मोमेंटम है, और एक 4 से 5% की मूव अगले 1 से 2 दिनों में आ सकती है। पैटर्न वाइज BPCL सबसे बेटर है। पैटर्न वाइज BPCL ज़्यादा बेटर है, बट तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपको रखनी नज़र, क्योंकि इन तीनों पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक मूव आ रही है IDFC लिमिटेड में भी, इस काउंटर पर भी रखिए नज़र। थोड़ा स्पाइक करके डेज हाई पर आपको IDFC लिमिटेड आते हुए दिख रहा है। इनके जो कुछ सब्सिडरीज हैं उनके अमालगमेशन पर मंजूरी भी मिलती हुई दिखी है। बट RBL बैंक ये काफ़ी एक्टिव इस समय हुआ है। RBL बैंक जरा सचिन जी चार्ट पर राय दें, 155 का लेवल फिलहाल। दीपांशु यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो एक हर्डल नजर आ रहा है 160 के आसपास। आई थिंक वो अगर निकल जाता है तो थोड़ी सी एक
रिलीफ रैली बन सकती है। बट ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक मेजर सपोर्ट अभी यहाँ पर है अराउंड 148 के आसपास का, तो वो टूट जाता है तो बड़ा डिस्टॉर्शन आ सकता है काउंटर में। तो फिलहाल तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन होना चाहिए, बट फ्रेश अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 160 के ब्रेकआउट के बाद ही बनानी चाहिए, या फिर एक डिक्लाइन अगर आता है नियर टू दी लोअर एंड ऑफ द रेंज तो वहां पर मुझे लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेडिंग के लिहाज से। बट फिलहाल इसे नो ट्रेड जोन में ही माने, 160 का ब्रेकआउट के लिए वेट करें। ओके, नो ट्रेड जोन में माना जाए आरबीएल बैंक, ये है आपके लिए। बाय द वे आईआरबी इंफ्रा की बात हो रही थी, उसी श्रेणी की एक और कंपनी एनसीसी, यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 4.5% ऊपर आपको एनसीसी दिख रहा है और अभी पिछले कुछ मिनट में एक स्पाइक आया। सुमित जी, एनसीसी इसमें क्या चल रहा है सर? 85 का लेवल। दिवांशु, इसके अंदर बाइंग मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और एनसीसी के अंदर अभी और यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 85 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से 90 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट बनेंगे। 90 का लेवल टूटने के बाद 98 से 99 रुपए तक का मूव भी आने वाले दिनों में एनसीसी में देखने को मिलेगा। इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करें जिन्होंने ले रखा है, फ्रेश खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक का सपोर्ट 79 से 80 के आसपास का बनेगा और ऊपर में 90 रुपए से लेके 98 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एनसीसी में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, खरीदारी करके चल सकते हैं आप एनसीसी में, उसमें आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। गेल में भी थोड़ा एक्शन हो रहा है क्योंकि कई बड़े सौदे हुए हैं, 2-2.5% ऊपर है, करीब 29 लाख शेयर्स के सौदे आपको गेल में होते हुए दिख रहे हैं, 2% ऊपर काउंटर। किरण जी, ऑयल एंड गैस स्पेस पर आज आपकी नजर भी बनी हुई है सर, जरा गेल का चार्ट भी देखें एक बार। दीप, गेल का चार्ट भी बहुत ही शानदार है। मेरा मानना है कि जो करेक्शन आया था पिछले 8-10 दिनों में वो खत्म हो गया है। 90 का इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट से यूटर्न ले लिया है स्टॉक ने, तो मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये 98 के तरफ जा रहा है। अभी के लिए मैं 91.5 का कैश में स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा और 98-99 के टारगेट्स आते हुए मैं देख रहा हूँ इस स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए गेल, जिस पर आपको कई बड़े सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक भी एक्शन में आ रहा है। इनफैक्ट गेल एक बार पहले भी एक्शन में आया था, जब ये बायबैक लेकर आया था तब का बाजार में काफी एक्साइटमेंट इस काउंटर को लेकर बना था। बायबैक की बात निकली है तो 2022 ये काफी एक्साइटिंग रहा है बायबैक्स के लिए, इसमें हमने काफी बड़ा एक्शन देखा है। क्यों हुआ है ऐसा एक्शन, क्या क्या एक्शन हुआ है और इसके क्या मायने हैं, आइए समझते हैं एक बार अरमान के साथ। अरमान बताइए, कुछ ज्यादा ही बायबैक्स हो गए इस साल? बिल्कुल, अगर 2021 की तुलना में करें तो लगभग 2.5 गुना से ज्यादा हमने देखा है जो बायबैक होते हुए दिखे हैं। कुल बायबैक अभी तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 37,500 करोड़ के जो हैं वहां पर बायबैक होते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप 2021 की बात करेंगे तो 2021 में लगभग 40 कंपनी के आसपास जो कंपनियां थी जो लगभग 14,300 करोड़ का जो बायबैक लेके आई थी, और इस साल 50 से ज्यादा कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी है जिन्होंने लगभग 37,500 करोड़ का ऑलरेडी जो बायबैक है वो कर चुकी है। जैसे आप कंपनी नाम लिखेगी, टीसीएस हुआ, मॉइल हुआ, इमामी, जाइडस, यूपीएल जैसी कंपनियां हैं जो बायबैक लेके आई हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये बायबैक में अगर जितनी कंपनियां अगर आप देखेंगे उसमें लगभग 2/3 अगर 66% के आसपास जो देखेंगे वो मिड कैप या आईटी कंपनियां जो हैं वो ये बायबैक लेके आई हैं, जिसमें आपको क्विकहिल दिख लीजिए, बिरला सॉफ्ट देख लीजिए, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, सिग्निटेक और ऐसी कंपनियां हैं जो बायबैक लेके आई थी। और इंटरेस्टिंग चीज एक और ये भी कि सारी आईटी कंपनियां हैं जो बायबैक लेके आई हैं, जो अपना बायबैक का भाव था वहां से अगर आप देखेंगे तो वो 35 से 40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर टोटल कंपनियां देखें जो लगभग 50 के आसपास जो कंपनियां इस बार बायबैक लेके आई थी, उसमें से सिर्फ 8 ही कंपनियां ऐसी हैं जो उस भाव से अभी ऊपर ट्रेड कर रही हैं। और इन 8 जो कंपनियां हैं जो बायबैक के भाव से ऊपर ट्रेड कर रही हैं, उसमें से 5 कंपनियां ऐसी हैं जो ओपन मार्केट के जरिए लाई थी और फिर भी जो है जो नॉर्मली हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ओपन मार्केट के हिसाब से अगर लाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो ओपन मार्केट के हिसाब से भी ये 8 में से 5 कंपनियां ऐसी जो ओपन मार्केट से लाई थी और अभी भी जो भाव लाया था उससे ऊपर है। उस कंपनियों में अगर आप नाम लिखेंगे, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग है, बलरामपुर चीनी है, केयर रेटिंग है, ऐसी कंपनियां हैं जो अपने बायबैक के भाव से भी आगे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे सिर्फ 3 ही कंपनियां ऐसी हैं जो टेंडर के जरिए लाई थी और वो अपने बायबैक के भाव से ऊंचे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2022 बायबैक के लिए बड़ा रहा है, पर कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो बायबैक के भाव से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो बायबैक के लिए तो अच्छा साल रहा है, बट कंपनीज बायबैक प्राइस से ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रही, इनफैक्ट बहुत ही कम ये आपको एक्शन दिखेगा, बट फिर भी काफी एक्टिव रहा है ये साल बायबैक्स को लेकर। और मिड कैप आईटी स्पेशली काफी एक्टिव रहा है इन बायबैक्स को लाने में। इनफैक्ट मिड कैप स्टॉक्स में ही आपको एक अच्छी मूव भी आज आती हुई दिख रही है। आईआरएफसी एक बार फिर से एक्टिव हो गया, इस काउंटर को अपने रेडार पर रखें। हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, आज फिर से आईआरएफसी में आपको खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। कुणाल जी से एक बार आईआरएफसी के चार्ट पर भी राय ली जाए।
कुणाल जी जरा देखें सर। देखिए बहुत ज़बरदस्त अपमूव में स्टॉक रहा है दीपांशु। स्टॉक में हमने वन वे वर्टिकल रैली देखी और उसके बाद हमने देखा 36-37 तक स्टॉक गया, उसके बाद अब करेक्ट हो गया। करेक्ट हो जाने के बाद आज फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है अभी भी इसमें जो स्टीम है वो बाकी है और इसका इंजन और ऊपर के लेवल्स तक इसको ले जाएगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहने की राय है। अब एक संशोधित स्टॉप लॉस रखें 31 रुपए के आसपास। अगर आपने पहले खरीद की थी 31 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। मुझे लगता है ये स्टॉक नए हाइस फिर से एक बार बनाने की ताकत रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए IRFC जिस पर रखें नजर। पर आइए एक स्पेशल पिक भी दे रहे हैं राकेश जी, कुणाल जी, तो बिल्कुल स्पेशल पिक का बताएं सर। दीपांशु, हमारा जो स्पेशल पिक है वेरी वेरी स्पेशल पिक है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। स्टॉक है अपोलो टायर। अनचार्टेड टेरिटरी में आया हुआ है। 2017-18 के हाइस को तोड़ के कंसोलिडेट होके दोबारा से एक बड़े बिग अपमूव के लिए तैयार है। तो 2 से 3 महीने का नजरिया बना के सबसे बेहतर तो ये है 2 से 3 महीने का नजरिया बना के फुली लोडेड होके इसको बाय होल्ड सिट टाइट करना चाहिए अपनी क्षमता अनुसार। मतलब कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों लॉन्ग टर्म, तीनों नजरिए से बढ़िया है। आउट परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलेगी। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, सितंबर से लेकर नवंबर तक इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद उस कंसोलिडेशन का एक बड़ा दमदार ब्रेकआउट हमने पिछले महीने में आते हुए देखा। अब स्टॉक रैली कर रहा है और इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो हमारी खरीदारी की राय है और थोड़ा बड़ा लक्ष्य दे रहे हैं और बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस रखें 305 रुपए पर। 305 के स्टॉप लॉस से बाय करें और इस स्टॉक के लिए जो टारगेट है, पहला टारगेट होगा 355 रुपए का, 355 का। इवेंचुअल टारगेट 380 का। 380 तक जाने की ताकत दिखती है। अपोलो टायर्स में हमारी विशेष खरीदारी की राय। विशेष खरीदारी की राय अपोलो टायर्स में आती हुई आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से इस वक्त 355-380 के टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का रहेगा 305 का। आइए कैश का ऑप्शन तैयार है देने के लिए सुमित बगड़िया जी। बताइए सुमित जी। अनिल जी, कैश का ऑप्शन के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है अभी मेरे पास, जो मेरे को लग रहा है कि यहां से मोमेंटम बनेगा। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 809 रुपया। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। इसके अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। इसके लिए इसके अंदर 810 वाला कॉल अभी रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। टाटा कंज्यूमर का 810 वाला कॉल यहां पे खरीदारी करें। कंज्यूमर के अंदर यहां से ऊपर का मोमेंटम बनना चाहिए और स्पॉट लेवल के हिसाब से 820 से 830 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए और नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 800 रुपए के पास है। इसके लिए ऑप्शन में 810 का कॉल यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा 10 रुपए का बनेगा और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है टाटा कंज्यूमर के 810 के कॉल के अंदर 22 रुपए से लेके 26 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर 810 का कॉल खरीदारी करें। टाटा कंज्यूमर पर आपको रखनी है नजर। ये भी एक काउंटर है। ऑलरेडी एफएमसीजी स्टॉक्स में हम देख रहे थे, फ्राइडे को भी एक्शन है। अब यहाँ पर आपको फिर से करना है फोकस, यहाँ पर करें खरीदारी। सुबह ब्रिटानिया भी पसंद आ रहा था सुमित जी को, तो एफएमसीजी में बाय कर रहे हैं अभी भी सुमित जी। बाकी सब तो उनके सेल रेडार पर है ही। ये है आपके लिए राय। आइए कैश का ऑप्शन ये भी आपको दे रहे हैं सुमित जी ही, एक बिल्कुल कैश का ऑप्शन का भी। ओके, थोड़ी देर में आपको देंगे सुमित जी। एक मिनट, ये वाला था बिल्कुल, माफ कीजिएगा मेरी गलती हुई। नहीं ओके। इस बीच जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। आज शो की शुरुआत में ही हमने आपको कहा था कि डालमिया सीमेंट, जयप्रकाश सीमेंट, जेपी ग्रुप के सीमेंट एसेट्स खरीदने जा रही है और हमारी खबर पर यह मुहर लग चुकी है। सीमेंट और क्लिंकर प्लांट खरीदेंगी और साथ ही पावर प्लांट भी खरीदेगी, ये खबर आती हुई दिख रही। तो जयप्रकाश ग्रुप का, जेपी ग्रुप का सीमेंट, क्लिंटर और पावर कारोबार डालमिया सीमेंट खरीदने जा रही है। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और इस बड़ी खबर पर मोहर भी लगती हुई दिख रही है। नो वंडर डालमिया सीमेंट का स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 3% की मजबूती के साथ डे हाई पर इस वक्त आपको डालमिया सीमेंट नजर आएगा। तो ये स्टॉक का भरपूर एक्शन में इस वक्त है। जेपी एसोसिएट, जेपी पावर, ये दोनों स्टॉक सुबह से ही हम 10-10% ऊपर देख रहे थे। आपको पता ही होगा ये दोनों स्टॉक्स भी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये आती हुई दिखी जेपी सीमेंट के, जयप्रकाश ग्रुप के सीमेंट कारोबार। जो लेवल की हमने बात करी थी 5,500 से 6,000 करोड़ के बीच के बात चल रही थी जी, 5,666 करोड़। बिल्कुल 5,500 करोड़ के
आसपास की हमने बात की थी, 5,666 करोड़। और इसीलिए डालमिया सीमेंट मजबूत भी ज़्यादा है, क्योंकि डालमिया सीमेंट के लिए वैल्यूएशंस के लिहाज से ये डील अच्छी मानी जाएगी। 540 करोड़ पर मेट्रिक टन हाँ के लिहाज से। और अभी जो दीप में बता दूं आपको कि जो गुजरात अंबुजा एसीसी की डील हुई थी, वो जो हुई थी वो 700 रुपये प्रति टन से 755। तो एसीसी अंबुजा का जो मर्जर हुआ था उसमें जो वैल्यूएशन किया गया था 750 रुपये प्रति टन के हिसाब से किया गया था, वहीं ये वैल्यूएशन 540 पर आया है। तो उस लिहाज से देखें तो डालमिया भारत के लिए ज़्यादा पॉजिटिव खबर है कि उनके लिए ये एक अच्छा एक्विजिशन है, वो बहुत ही बेहतरीन होता हुआ दिखा है। बिल्कुल, तो अच्छे वैल्यूएशन पर अच्छा एक्विजिशन आपको होते हुए दिख रहा है डालमिया भारत के लिए। आप इस पर रखें नजर और बड़े अच्छा वैल्यूएशन माना जाए, बढ़िया एक्शन। बिल्कुल एक बार फिर से चार्ट चेक लिया जाए, क्योंकि डे हाई पर 4% मजबूत डालमिया भारत नजर आ रहा है। कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं क्या, जरा एक बार देख लिया जाए। सचिन जी। अनिल जी, इनफैक्ट ये हमने स्टॉक ऑफ द सीरीज में भी कवर किया था, एंड जहां पर रिकमेंडेशन थी वहां से 2000 तक के लक्ष्य की टारगेट की एक्सपेक्टेशन थी, तो आई थिंक इन लाइन है। अगर आपको याद होगा हमने बियर मग पैटर्न के बारे में भी एक डिस्कशन किया था, उसी पर्टिकुलर पैटर्न में ये स्टॉक तभी प्लेस था। सो लगभग मुझे लग रहा है काफी बड़े टारगेट्स के लिए ऑलरेडी स्टॉक ट्रेंड हो रहा है, सो खरीदारी ही करने की सलाह होगी। इनफैक्ट एक अच्छा एलिवेटेड बेस यहाँ पर नजर आ रहा है 1820 के आसपास का, तो वहां पर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से अपनी पोजीशन राइड करने की सलाह होगी। पहला लक्ष्य होगा 2000 का, एंड पोजिशनली मुझे लगा है 2300 तक की भी ट्रेजेक्ट्री यहाँ से ओपन हो सकती है। ओके, तो 2300 तक के बड़े टारगेट्स के लिए आप बात कर सकते हैं। ऑलरेडी इस सीरीज में करीब 250 रुपए की मूव ये काउंटर दिखा चुका है, और वहां से भी आप बड़े एक्शन पर रखें नजर। तो डालमिया भारत अच्छी डील अच्छे वैल्यूएशन पर हो रही है, बड़ी कैपेसिटी इन्हें मिल रही है, करीब 10.5 मेट्रिक टन कैपेसिटी की हम बात कर ही रहे थे हमारे एक्सक्लूसिव खबर में, वो आपको होते दिख रहा है। बढ़िया वैल्यूएशन में होती दिख रही है। इसी साल जो एक बड़ी सीमेंट डील हुई थी उससे अगर आप कंपेयर करें तो एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर आपको ये डील होती हुई दिख रही है। तो बड़े वैल्यूएशन, अच्छी वैल्यूएशन पर बड़ी डील डालमिया भारत के लिए हो रही है, और इसलिए आप स्टॉक में भी एक्शन देख रहे हैं। सीधा 4% ऊपर इस समय काउंटर ट्रेड कर रहा है, इसके लिए बड़ी खबर आई है, और स्टॉक भी आपको एक्शन में ही दिखेगा। जेपी ग्रुप स्टॉक्स भी आपको आज मोमेंटम में दिख ही रहे हैं। आइए 3:20 हो चुके हैं, एक बार ले लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव हो गए, शो की शुरुआत में 25 पॉइंट नीचे थे, 25 पॉइंट ऊपर ही आ गए। नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट थे, वहां से आप देखें तो थोड़ा ऊपर आपको आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार भी हल्का फुल्का रिकवर होकर सपाट हो चुके हैं, कच्चा तेल कंट्रोल में है, रुपया थोड़ा कमजोर है। क्या करके जाना है सर? पहले तो नितिन जी को बधाई दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, नितिन जी ने बहुत ही सही समय पर आज निफ्टी के निशानेबाज में 18,500 का कॉल 72 रुपए में जो लेने की सलाह दी, 120 125 के टारगेट के लिए 111-12 तक तो मैंने देखा है उसको छूट पहुंचते हुए, तो बहुत बढ़िया रन पाया, और मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा, तो बहुत बढ़िया। और जो बार बार हम बात करते थे कि बंद 18,500, तो घूम फिर कर 18,500 के आसपास आ जाता है। 5-25 पॉइंट तो अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। 18,475 18,500 ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोजिंग खराब नहीं हो रही। और बैंक निफ्टी वाह वाह, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग फिर से तैयारी है। दीप, क्या चाहिए और लाइफ में? आज भी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बिल्कुल हो रही है। एब्सोल्युटली। सो बैंक निफ्टी में तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। अगर आपको रिस्क लगती है लॉन्ग पोजीशन पे, तो 43,500 या 43,300 आपकी श्रद्धा के अनुसार आप अपना एक पुट ऑप्शन खरीदकर हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में नया फ्रेश न खरीदने की राय है न बिकवाली की राय है, मामला दोनों तरफ बिल्कुल बराबरी का है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर है, हल्का सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदारी के फेवर में, इस लेवल पे खरीदारी के फेवर में 60% है, खरीदना 60% सेफ है, और बेचने में थोड़ी सी रिस्क हल्की सी ज्यादा 40% वाली। तो अगर फिर भी लाइफ में कंफ्यूजन है, बैंक निफ्टी है ना, बिल्कुल है, तो बस यहाँ खरीदिए। तो बनाए रखें पोजीशन, ये सिंपल सी है। ओके, तो ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। बनाए रखिए पोजीशन, डिप पर अगर आप खरीदारी करें कोई परेशानी नहीं है, हेज जरूर आप करें। आइए ब्राइटकॉम, काफी समय से इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, और एक और खबर लेकर आई है इनके बारे में, और ये खबर लेकर आ रहे हैं हमारे साथ कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए काफ़ी समय से ये सर्कुलेशन में था कि NSDL जो अकाउंट्स हैं प्रमोटर्स के वो फ्रीज नहीं हुए हैं, तो इस पर
कंपनी की सफाई आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप ने ये चीज़ कहा है कि 25 नवंबर को प्रमोटर्स के जो NSDL अकाउंट्स हैं वो फ्रीज किए गए थे। उसके रीजंस भी इन्होंने दी है। रीजंस के लिहाज से इन्होंने ये कहा है कि जो लिस्टिंग रेगुलेशंस नॉर्म्स है उसके तहत ये अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे और कंपनी के जो नए कंपनी सेक्रेटरी है उनकी लेट ज्वाइनिंग होती हुई दिखी थी, इस वजह से यहाँ पर ये फ्रीज हुए थे। इनफैक्ट 12 नवंबर को नया CS इन्होंने अपॉइंट कर लिया था। ये एक्सचेंजेस पर भी हमने देखा कि उन्होंने ये जानकारी दी थी और 28 नवंबर को ये इन्होंने फाइनली ज्वाइन कर लिया था। तो 29 नवंबर ऑनवर्ड्स इनके जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे 25 नवंबर को वो अनफ्रीज कर दिए गए हैं और कंपनी ने एक्सचेंजेस को ये जानकारी दे दी गई थी। तो इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि अभी कोई प्रमोटर अकाउंट जो है वो फ्रीज नहीं है। तो ये उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन है। अब ये एक्शन क्यों लिया गया था? एक्शन इसलिए लिया गया था क्योंकि यहाँ पर जो 19 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी के जो प्रमोटर रेड्डी और उनके जो और अन्य कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं दिख रहे थे। तो ये जो डिसीजन है फ्रीज का ये लिया गया था इस वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो क्लैरिफिकेशन अब आता हुआ दिख रहा है वो ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से इन्होंने ये अपडेट दिया है। तो क्लैरिफिकेशन आया है कंपनी की तरफ से। प्रमोटर के कंपनी का अकाउंट प्रमोटर का अकाउंट है, ये प्रमोटर का अकाउंट थे जो फ्रीज होने की बात चल रही थी। अब अनफ्रीज हो चुके हैं। तो वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि अभी कोई भी फ्रीज नहीं है अकाउंट। चलिए, तो क्लैरिफिकेशन आ चुका है आपके सामने इस कंपनी को लेकर। आइए सत्य जी के लिए बिगुल BTSWT। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के काउंटर पे। लगातार 7 दिनों की बिकवाली के बाद यहाँ पर अपने काफी इंपॉर्टेंट गैप सपोर्ट के आसपास इसने एक डोजी फॉर्मेशन बनाने का प्रयास किया है। मुझे लग रहा है ये एक अच्छे संकेत है एक स्टेबल सपोर्ट बेस इंटैक्ट रहने के। एंड मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक स्टॉक में नजर आना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। तो 2680 के लक्ष्य के लिए ये पोजीशन आपको रिटेन करनी है। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2610 के आसपास फिलहाल प्लेस करना है एंड खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में 2680 के लक्ष्य के लिए। ओके, 2680 के लक्ष्य के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स करके चले आप खरीदारी। ओके, रिलायंस अगर एक्शन में आ रहा है तो फिर निफ्टी को आपको एक्शन में आते हुए दिखना चाहिए। हालांकि इस समय बैंक्स हैं जो निफ्टी को और ज्यादा ऊपर पुल करते हुए दिख रहे हैं, बट नॉनदलेस काफी इवेंटफुल ट्रेडिंग सेशन रहा है। ओपनिंग के पहले 15 मिनट और अब क्लोजिंग के आखिरी 15 मिनट यहाँ पर आप सबसे ज्यादा मूव देख रहे हैं। एक तो हमारी खबर आ गई जिस पर मोहर लगी है दालमिया भारत, वो आपको एक्शन में आ रहा है। बाकी सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आपको आते हुए दिखा है। जेके सीमेंट देख लीजिए, रैमको सीमेंट देख लीजिए, दोनों थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा आज कुछ अनयूजुअल नेम्स के लिए अच्छा दिन था। हनीवेल ऑटो ये ऊपर था, फैक्ट 15%, NFL 8-8.5%, RCF 5%, चंबल कोरोमंडल FNO के हैं इसलिए कम है, लेकिन ये स्टॉक भी तेज दौड़ लगाने को तैयार है। अब से लेकर बजट तक की थीम जो फर्टिलाइजर की है, छोड़ना मत इसको। आपको जो पसंद आए वो खरीदिए। फर्टिलाइजर शेयरों में एक्शन भरपूर देखो आप, 15% ऊपर गजब का एक्शन होता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए फर्टिलाइजर शेयर्स और हमने तो आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च इस पर दी ही थी। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल ट्रेडिंग सेशन, पहले 15 मिनट आखिरी 15 मिनट, उसके अलावा पूरा का पूरा दिन फ्लैट रहा है जहां तक बाजार की परफॉर्मेंस का सवाल है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बढ़िया दिन रहा। HPCL, BPCL, IOC तीनों में आपने एक अच्छी छलांग लगते हुए दिखी है। इसके अलावा 2% ऊपर डिवीज लैब था और बाकी फार्मा शेयर से भी आपको अच्छा योगदान दिखा। डॉक्टर रेड्डीज काफी एक्टिव रहा ट्रेड में। सन फार्मा भी आपको एक बार समय मूव दिखा रहा था। सिंजीन में आपको अच्छी खरीदारी दिखी थी, ये काउंटर्स एक्टिव थे। कोल इंडिया हमारे सभी एक्सपर्ट्स के रिडार पर था, 1.5% ऊपर। टाटा स्टील में अच्छी खरीदारी रही। अभी अनिल जी एग्रोकेमिकल स्पेस की बात कर रहे थे। UPL निफ्टी का नेम 1.25% ऊपर, ये काउंटर भी था। थोड़ी थोड़ी फॉलो ऑन बाइंग आज FMCG में है। सुमित जी का कैश का ऑप्शन टाटा कंज्यूमर एक्टिव रहा, थोड़ा एक्शन उसमें आपको बनते हुए दिखा। नेस्ले में खरीदारी थी और ITC, हालांकि दोनों तरह की खबरें हैं यहाँ पर, आज आपको पॉजिटिव ही क्लोज होते दिख रहा है। AGFC बैंक कंसेंसस बाय कॉल सभी का, ये भी एक्टिव था। एशियन पेंट्स 2% नीचे। IT में लगातार दूसरे दिन गिरावट, हालांकि ऑफकोर्स फ्राइडे जितनी सिवियर गिरावट नहीं थी, बट फिर भी इन्फोसिस करीब 1.5% नीचे आपको बंद होते हुए दिख रहा है। टेक महिंद्रा में भी आपने कमजोरी देखी। TCS भी हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहा था। आइशर मोटर्स, सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, टाइटन, SBI, बजाज फिनसर्व और HDFC लाइफ, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको वीकनेस दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए तो अगेन काफी एक्टिव स्टॉक्स थे। HPCL तो था ही एक्टिव, साथ में हनीवेल ऑटोमेशन में आपने खरीदारी देखी थी। इंटरग्लोब एविएशन काफी अच्छा रहा क्योंकि एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ते हुए दिख ही रहा है। PNB बैन में था बट उसके बावजूद 3% ऊपर। सीमेंस में 2.5% की खरीदारी। अपोलो टायर्स 2.5% ऊपर था।
पीएफसी, गेल, आरबीएल बैंक, ग्रैन्यूल्स इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स, यहाँ पर भी आपने एक्शन देखा। मैरिको एक और एफएमसीजी काउंटर जो पॉजिटिव रहा। रियल एस्टेट पैक से ओबरॉय रियल्टी में आपने अच्छी खरीदारी देखी। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी करीब 1.5% ऊपर था। पीरामल एंटरप्राइजेस 1.5% की तेजी इसमें। बीएचईएल, पीआई इंडस्ट्रीज, जीएनएफसी, मनापुरम, साथ ही सिटी यूनियन बैंक और एसीसी अल्ट्राटेक दोनों सीमेंट काउंटर्स काफी एक्टिव है। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी मूव दिखी। कैनरा बैंक और इन्फो एज में भी आपने खरीदारी देखी। गिरावट नवीन फ्लोरिंग 3% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर 3% नीचे, मेट्रोपोलिस और ग्लेनमार्क फार्मा, डिक्सन टेक, लॉरस लैब्स, एलएनटी टेक, कमिंस और पिडलाइट यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। एलटीआई माइंट्री ये आज गिरावट दिखा रहा था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रू दोनों ही फिसले हैं। साथ ही जुबिलेंट फूड और एसआरएफ यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। आते हैं आज की नई लिस्टिंग और वो थी यूनिपार्ट्स। थोड़ी सुस्त लिस्टिंग हुई और उसके बाद स्टॉक गिरा है, 6.5% नीचे बंद हो रहा है 540 के लेवल पर। तो आईपीओ को तो जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था, बट उसके बाद लिस्टिंग पर कोई भी टेकर्स नहीं है। पहले दिन करीब 6.5% गिरकर बंद हो रहा है यूनिपार्ट्स। और कैश स्टॉक्स की बात करें तो ऑफकोर्स जेपी ग्रुप स्टॉक्स आपको एक्शन में दिखे ही। ये डील का जो अनाउंसमेंट हुआ है, आईआरएफसी 9% ऊपर ये काउंटर रहा, वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। सीएसबी बैंक यहाँ पर 8% की तेजी, येस बैंक से 8% ऊपर था। कल्याण ज्वेलर्स में 7.5% की तेजी आपने देखी है। रेडिंगटन यहाँ पर खरीदारी रही। एनसीसी अच्छा एक्शन में था। आईआरबी इंफ्रा हमारा कन्विक्शन स्टॉक, ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहा है, 300 रुपए के लेवल पर करीब 5% ऊपर। इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक यहाँ पर आपने खरीदारी देखी है। खरीदारी आपने देखी है आरसीएफ एक और एग्रोकेमिकल स्पेस, रैलिस इंडिया, एलआईसी आज 4% ऊपर। एलआईसी भी था 700 का लेवल इस काउंटर पर भी आ रहा है। तो थोड़ा आया है ब्रॉडर मार्केट के लिए। कई सारे कैश काउंटर्स आपको एक्टिव दिखे हैं। बैंक निफ्टी आपको नई रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखा रहा है, करीब 60 पॉइंट ऊपर प्रोविजनल बेसिस पर। और निफ्टी भी एकदम सपाट बंद हो रहा है। जी 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है कल फ्राइडे और आज की क्लोजिंग। माय गॉड, पूरे दिन भर में हमारा ये अचीवमेंट है। ये पूरा जहाँ शुरू हुए थे वहीं खत्म हो गए। पूरे 1 पॉइंट नीचे, पूरा 1 पॉइंट नीचे। चलिए फाइनली 18,500 के आसपास बंद होने में कामयाब रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। एक और अच्छी बात बताऊँ जी सर, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है घटने वालों के मुकाबले में। बीएससी पे देखिए 1965 मजबूत है, 1840 कमजोर है। एनएससी पर 1123 मजबूत बंद हुए हैं, 940 कमजोर है। तो सेंसेक्स और निफ्टी के बाद ब्रॉडर मार्केट खराब नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। और बैंक निफ्टी लगातार रिकॉर्ड हाई पर बंद होता हुआ दिख रहा है। एंजॉय योर लाइफ। जी बंसल जी भी अपनी यात्रा का कार्यक्रम ये सब सुनकर कैंसिल करें। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मेरा तो सवाल दीप से। अनिल जी, दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत नहीं होती अनिल सिंघवी जी के साथ जो बैठा हुआ है। हाँ। तो दीप ने क्या अनिल जी मास्क पहना हुआ था क्या, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं तो अनिल जी पहचान में आ जाते हैं और निकल जाते हैं। एक चीज बताओ, मेरे साथ वालों को किसी को दिक्कत है, मेरे को ही लाइन में लगना पड़ता है। मैं खुद हमेशा लाइन में लगता हूँ। उसमें क्या देखिए, तो मतलब ये तो प्रोसेस है उसमें। ये तो कतार में लगना नियम है, उसमें कोई सवाल ही नहीं। उसमें क्या सबको डिसिप्लिन के साथ बंसल जी को विशेष सुविधा मिलती है। चलिए बढ़िया है, अच्छा है, जिन्हें मिले उसके लिए बहुत ही बढ़िया। ओके परफेक्ट। फाइनल क्लोजिंग देखो निफ्टी की, वाओ, पूरे 55 बेसिस पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ है। 55 बेसिस पॉइंट, 0.55 पॉइंट। हाँ ओके। बैंक निफ्टी ने 75 पॉइंट बनाए हैं ऊपर की तरफ, और सेंसेक्स ने लिफाफा लेवल जो सुमित जी के पसंद का, जो बार बार शॉर्ट कर रहे थे, तो सेंसेक्स ने लिफाफा लेवल पर क्लोजिंग दी 51 पॉइंट नीचे। यह है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। आइए बढ़ते आगे, और अब है वक्त आपके लिए सारे शो का समापन समारोह। बिल्कुल धन्यवाद। समाचार समाप्त हुए। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी और सचिन जी पूना वाले, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।